वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियां। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नीचे उर्दू लिखी भी आए तो इस बटन को क्लिक कर दें। कर्नल नामान ने मुझे गौर से देखते हुए सर को इस्पाती जुम्बश दी और फिर एक फौजी को इशारा किया जिसने आगे बढ़कर कोठरी का दरवाजा खोल दिया। आप लोगों को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? मैंने आगे बढ़कर बड़े अदब से कहा। उन दोनों ने हैरत से पलकें झपकाई। कर्नल नमान को देखकर वो किसी नई मुसीबत की तवक्को कर रहे होंगे, मगर मेरे लहजे ने उन्हें खासा मायूस किया होगा। किसी दुश्मन मुल्क की कैद में रहते हुए अगर इतने नरम लहजे से वास्ता पड़े तो इसका मतलब मुसीबत नहीं बल्कि बहुत बड़ी मुसीबत होता है। अरे भाई जवाब तो दे दो, मैंने हंस कर कहा। तुम तो मुझे यूं देख रहे हो जैसे मैंने किसी अजनबी जबान में तुम्हें मुखातिब किया हो। नहीं, हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं। उन दोनों ने बैक का वाद कहा, फिर एक दूसरे की तरफ देखा। वो एक ही वक्त एक ही जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने पर हैरान थे। वाकई ठीक कह रहे थे कर्नल। मैंने कर्नल नमान की तरफ मुड़ते हुए कहा, इन्हें तो वाकई कोई तकलीफ नहीं है, चलो वापस चलते हैं। मेरी इस बात से कर्नल नमान भी हैरान नजर आने लगा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मैं यही एक सवाल पूछने के लिए तय खाने में आया था। कर्नल नौमान के तासरात की परवाह किए बगैर मैं वापस पलट पड़ा। पहरेदार को मैंने कोठरी बंद करने का इशारा किया था। अभी वो कोठरी का दरवाजा बंद ही कर रहा था कि टारमंडू ने हाथ उठाकर बड़ी जल्दी से कहा, ठहरो, मेरी बात सुनो। हाँ कहो, मैंने बड़े सुकून से उसकी तरफ पलटते हुए कहा। पहरेदार दरवाजा बंद करते करते रुक गया था। मैं सिगरेट नोशी का आदी हूँ, जब से कैद हुआ उस सिगरेट पीने को तरस गया हूँ। टारमंडू ने कहा, कौन से ब्रांड की सिगरेट पीते हो? मैंने पूछा। कैमल, टारमंडू बोला, तुर्की के बने हुए। वो अगर ना मिले तो मिल जाएंगे। मैंने उसकी बात काट कर कहा, तुम्हें अगर और कुछ चाहिए तो बता दो। मैं नार्मन शैलोफ से मुखातिब हुआ। मैं खुली फिजा में सांस लेने को तरस गया हूँ। नार्मन शैलोफ ने झिझकते हुए कहा, 2 माह से मैंने आसमान तक नहीं देखा। बड़ा अफसोस हुआ। कमल, इन्हें आसमान तो दिखाओ। मेरे इशारे पर पहरेदार ने कोठरी का दरवाजा दोबारा खोल दिया और मैंने नार्मन शैलोफ को बाहर आने का इशारा किया। उसके चेहरे पर अब भी बेयकीनी के तासरात फैले हुए थे, जबकि टारमंडू के चेहरे से ताजुब का इजहार हो रहा था। शायद उसे इस बात पर अफसोस हो रहा था कि उसने भी थोड़ी देर के लिए खुली फिजा में जाने की फरमाइश क्यों ना कर दी। वो दोनों कुछ ही क्यों ना सोच रहे हूँ, ये बात तो तय है कि मेरा रवैया उन दोनों के लिए नाकाबिले फहम था और एक उन दोनों पर ही क्या मौकूफ है। कर्नल नौमान भी कुछ काम मचंबे में ना था। हालांकि उसे समझ लेना चाहिए था कि मेरा मकसद सिर्फ नार्मन शैलोफ की आवाज और उसकी चाल डाल को ज़हन नशीन करना था। मैंने खुद भी उससे गुफ्तगू करने के लिए कोई खास लाएअमल नहीं तय किया था। टारमंडू की हालत दीदनी थी। उसने कई बार कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर कुछ सोचकर खामोश हो गया। उसने अकलमंदी का ही मुजाहरा किया था। अगर वो कहता तब भी मैं नार्मन शैलोफ को ही तय खाने से बाहर ले जाता। उससे मुझे कोई गर्व नहीं थी। उसके लिए यही क्या कम था कि उसे सिगरेट मिलने वाले थे, और वो भी उसके पसंदीदा ब्रांड के। मैं नार्मन शैलोफ के कर्नल नौमान के कमरे में ले गया। कमरे में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं था। कर्नल नौमान अपनी कुर्सी पर बैठा था। मैं कुर्सी खींचकर उसके बराबर ही बैठ गया था और नार्मन शैलोफ को मैंने मुकाबले वाली कुर्सी पर बैठने को कहा था। मगर मैंने तो खुली फिजा में जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? नार्मन शैलोफ ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। खुली फिजा में भी चलेंगे, पहले ये मरला कामयाबी से तय कर लो। इससे पहले इस कमरे में आए हो? शार को नवी में जुम्बश देने पर इख्तफा किया। इनसे वाकिफ हो? मैंने कर्नल नौमान की तरफ इशारा करके पूछा। हाँ, ये कर्नल नौमान है, मिलिट्री इंटेलिजेंस से इनका ताल्लुक है। मगर तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जवाब दुरुस्त है, मैंने संजीदगी से कहा। अब अपने बारे में भी कुछ बताओ। इस जैसे बहुत से सवालात के जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। नार्मन शैलोफ ने कहा, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। इसके अलावा खुली फिजा में जाने से कबल इन सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। मेरा नाम नार्मन शैलोफ है और मैं मोसाद का एक अदना सा कारकुन हूँ। इस मुल्क में तुम्हारी आमद का मकसद क्या था? तुम चाहो तो मुझे खुली फिजा में ना ले जाओ, मगर मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मुझे तो इसी पर हैरत है कि तुमने मोसाद से अपने ताल्लुक का एतराफ इतनी आसानी से क्यों कर लिया। जो बात पहले से तुम लोगों के इल्म में है उसे मैं क्यों छुपाऊं? नार्मन शैलोफ ने बेपरवाही से कहा। गोया हमारे इल्म में ये बात नहीं कि तुम यहाँ किस मकसद के तहत आए थे। मैंने तंतिया लहजे में कहा। अगर तुम्हें मालूम होता तो मुझ पर तशद्दुद हरगिज़ ना किया जाता। नार्मन शैलोफ ने भी तंतिया लहजे में जवाब दिया। क्या तुम्हारी गिरफ्तारी ये जाहिर नहीं करती कि हम तुम्हारे अज़ाइम से वाकिफ हैं?
इससे सिर्फ ये जाहिर होता है कि तुम मेरी शख्सियत और हैसियत से वाकिफ हो, इसलिए मैंने इस सिलसिले में तुमसे कुछ नहीं छुपाया। हो सकता है ये महज तुम्हारा ख्याल हो, तुम्हारे एतराफ से कबल हम तुम्हारी असल शख्सियत से भी बेखबर रहे हैं। यह मुमकिन नहीं है। मुझे पहचान लिया गया था इसलिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये तुम कभी नहीं जान सकोगे कि मैं यहाँ किस मिशन पर आया था। हार्ड धर्मी का मुजाहरा करके तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। क्या तुम्हें इस खौफनाक हकीकत का इदराक नहीं है? हमारी हर सांस हमारे मुल्क व कौम की अमानत होती है। हमें अगर अपनी जानें इतनी प्यारी होती तो इस पेशे में कदम भी ना रखते। तुम्हारे ख्यालात सुनकर खुशी हुई, और अब ये भी सुन लो कि तुम पर जो तशद्दुद किया गया वो कुछ भी नहीं था। असल तशद्दुद तो अब शुरू होगा। ये सिर्फ धमकी है या इस पर अमल भी होगा? नॉर्मन शैलूफ ने कहा। उसके होंठों पर तंतिया मुस्कुराहट नजर आ रही थी। तुम्हारी एक महबूबा है, उसका ख्याल कर लो और वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। नॉर्मन शैलूफ ने चौंक कर मुझे देखा। उसके बारे में तुम्हें कैसे मालूम हुआ? हमने अपने जराये से तफ्तीश कराई थी। हमें पता चला है कि तुम दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हो। मैं तुम्हारे जराये की दाद देने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? एल्सा के वजूद से तो मेरा बैकमा भी वाकिफ नहीं है। नॉर्मन शैलूफ ने बर्राई हुई आवाज में कहा। तुम लोग उस तक कैसे पहुंच गए? उसके खिलाफ कुछ मत करना। वो बहुत मासूम और बेदर्द लड़की है। सरतापा मोहब्बत। बेवफाई करने से पहले हर लड़की सरतापा मोहब्बत होती है, और जब वो नजरें फेरती हैं तो मुजस्सम बेरुखी बन जाती है। उस वक्त उसका असल रूप सामने आता है। मैं बहुत सी लड़कियों से वाकिफ हूँ, मगर एल्सा उन सबसे मुख्तलिफ है। वो ऐसी नहीं हो सकती। यार नॉर्मन शैलूफ, मैंने मुज़हिकाना अंदाज में कहा, तुम कहीं उस लड़की से अफलातूनी मोहब्बत तो नहीं कर रहे हो? ये भी उसका इसरार था। अजीब लड़की है जिसे हम मोहब्बत कहते हैं, उसे आलूदगी करार देती है। वो मगरब की आम लड़कियों से यकसर मुख्तलिफ है। गालिबन उसकी इसी अदा ने तुम्हें उसका दीवाना बनाया है। मैंने बैनी खेल ज़ैजमे का। वो एक ऐसी लड़की है जिसकी तमन्ना कोई भी कर सकता है। मैं अगर फील्ड एजेंट ना होता तो कब का उससे शादी कर चुका होता। खैर ये कति तुम्हारा जाती मामला है जिससे हमें कोई सरोकार नहीं। दफतन मैंने खुश्क लहजे में कहा, लेकिन ये तुम्हारी खाम ख्याली है कि हम तुम्हारे मिशन से ना वाकिफ है। नॉर्मन ने चौंक कर मुझे देखा, फिर मुस्कुराने लगा। तुम वुल्फ करने में कामयाब नहीं हो सकोगे। इराक अब बहुत आगे जा चुका है। चंद साल कबल वाले इराक को भूल जाओ जिसके एटॉमिक प्लांट को तुमने चंद सेकंड में तबाह कर दिया था। अब तो तुम लोग सारे मारते रह जाओगे कि इराक के हथियार साज कारखाने हैं किस जगह। नॉर्मन शैलूफ ने चौंक कर मुझे देखा, मगर वो खामोश रहा और कुछ नहीं बोला। मुजाद के सरबराह से कहो कि इराक की हथियार सादी सलाहियत पर ठिकानों के बारे में मालूम करने के लिए बेहतरीन एजेंट भेजे। तारमंडू और तुम जैसे थर्ड रेट एजेंट इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। नॉर्मन का चेहरा गुस्से और तौहीन के एहसास से सुर्ख हो गया। अपनी नादक पोजीशन का एहसास उसे था, वरना वो मुझ पर चिपट पड़ता। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इराकी इंटेलिजेंस किस कदर फाल हो चुकी है। हमने अदम कर लिया है कि हम तुम्हें तुम्हारे ही शोबे में शिकस्त देंगे। तुम लोग साजिशें करते हो ना, अब हम भी साजिशें करेंगे। गालिबन तुम समझ गए होगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। बुसाद की नकलो हरकत पर हमारी गहरी नजर है। थोड़ी देर पहले तुमने मुझ पर बुल्फ करने का जो इल्जाम लगाया था, अब मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दारमन ने कुर्सी पर पैरू बदला। मैंने इल्जाम आयद नहीं किया था। उसने कहा, कैदियों से मालूमात हासिल करने के लिए हर किस्म के हरबे आजमाए जाते हैं। क्या तुम्हें अब भी मेरी सदाकत पर यकीन नहीं आया? क्या इसराइल को इराक की कीमियाई हथियार साजी की सलाहियत से खतरा नहीं है? क्या तुम्हारी और टारमंडू की इराक में आमद का ये मकसद नहीं था कि इराक की उन अजलासाज फैक्ट्रियों का सुराग लगाया जाए जिनमें कीमियाई हथियार तैयार किए जाते हैं? मैं इस बारे में कोई तबसरा नहीं करूंगा, नॉर्मन ने बर्राई हुई आवाज में कहा। लेकिन अगर ये सब बातें तुम्हारे इल्म में थी तो फिर हम पर तशद्दुद क्यों किया गया? अभी मजीद तशद्दुद के लिए तैयार हो जाओ। तुम जैसे लोग बार बार कहाँ मिलते हैं। हमारी कोशिश होगी कि मरने से कबल तुमसे तुम्हारे बारे में ज्यादा से ज्यादा रात बुलवाए जाएं। उसके बाद मैंने नॉर्मन को वापस भिजवा दिया था और नामान ने फौरी तौर पर उन दोनों पर तशद्दुद करने का हुक्म दे दिया था। वो कह रहा था कि तुम वुल्फ करने में कामयाब नहीं हो सकोगे, और तुम कामयाब हो गए। कर्नल नामान ने हंस कर कहा। यह तो खैर सामने की बात थी। हैरत तो मुझे उसकी महबूबा पर हुई। उसने कितनी आसानी से उसका नाम उगल दिया था। कहीं वो हमें धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा? नहीं। कर्नल नौमान मुस्कुराया। वो बेचारा वाकई इल्जा की जुल्फे गिर का असीर हो गया है। मैंने चौंक कर उसे देखा। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैंने कहा, इसलिए कि एल्सा हमारी एजेंट है और मैं उस पूरी कहानी से पहले से वाकिफ हूँ। लेकिन तुमने पहले तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। बेरलहजे में हल्की सी शिकायत थी जिसे कर्नल नौमान ने महसूस कर लिया।
मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, उसने ठंडी सांस लेकर कहा। इजराइल में हमारे बहुत से एजेंट काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा भी, लेकिन तुम्हें इल्जा के बारे में बताना बहुत जरूरी था। इससे पहले तो खैर मौका ही नहीं मिल सका, ताम यह मुमकिन नहीं था कि हम तुम्हें उससे बेखबर रखते। नार्मन के बारे में मालूमात फराहम करने में इल्जा ने भी अहम किरदार अदा किया है। इल्जा के बारे में मुझे ज्यादा से ज्यादा बातें बताओ। वो कौन है, असल इल्जा कहाँ है, और असल इल्जा से उसकी तब्दीली क्यों कर मुमकिन हुई। ये तब्दीली ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इल्जा ऑस्ट्रेलियन नदाद यहूदी है। कोई इत्तफाकन ही हमारे एक आदमी की नजर में आई थी। उसने हमें मुतला किया था कि उसकी शक्ल हमारी एक एजेंट जरिया से मिलती जुलती है। ये इतला मिलने पर हमने गौर करना शुरू किया कि इसकी मुशाबत से किस तरह फायदा उठाया जा सकता है। अगली तरह ये मिली कि इल्सा ऑस्ट्रेलिया छोड़कर इसराइल मुंतकिल होने की तैयारियां कर रही है। चुनांचे हमने फैसला किया कि उसको जरिया से तब्दील कर दिया जाए। चूंकि उसकी कोई सरकारी हैसियत नहीं थी, इसलिए हमने बासानी अपना काम कर दिखाया। ये तब्दीली ऐन उस रोज अमल में आई थी जिस रोज इल्सा इसराइल के लिए रवाना होने वाली थी। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए दरिया को मुस्तकिल तौर पर इल्सा का रूप दे दिया गया है। तो ये इल्सा या जरिया नार्मन चैलूफ पर डोरे डालने में किस तरह कामयाब होगी। उसे सिर्फ इल्सा का हो, भूल जाओ कि दुनिया में जरिया नाम की कोई लड़की भी मौजूद थी। कर्नल नामान ने कहा, हमने इल्सा को कोई मिशन नहीं सौंपा था। उसका काम सिर्फ इतना था कि इसराइल की एक आम शहरी की तरह वहां रहती। अब भी ये इत्तेफाक ही था कि नार्मन शैलूफ ने उसके बराबर वाले फ्लैट में रिहाइश इख्तियार कर ली। ओहो, मैंने हैरत से कहा, तो वो दोनों पड़ोसी हैं। हाँ, इसी बिना पर इल्सा उस पर डोरे डालने में कामयाब हो सकी। हमने उसे सख्ती से हिदायत की थी कि खुद पर शुबा करने का मौका कभी न दे। नार्मन शैलूफ ने भी इल्सा को अपनी हकीकत से बाखबर नहीं किया। हमें तवक्को थी कि हमें एक न एक दिन उससे इल्सा के जरिए मुफीद मालूमात हासिल हो जाएंगी, लेकिन उससे कबल ही वो गिरफ्तार हो गया। परवाह मत करो, इल्सा अब भी कारामद है। बस उसे ये बताना होगा कि नार्मन की जगह किसी और ने ले लिया। मैं देखूंगा कि उससे क्या काम लिया जा सकता है। इस बात का तो उसे यही मैं कि नार्मन किसी मुहिम पर इराक आया था और यहाँ गिरफ्तार हो गया है। कर्नल नोमान ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है। अचानक उसके सामने पहुंचकर मैं उसके आसाब की मजबूती का भी अंदाजा कर सकूंगा। इन सब चक्रों में पड़कर दोपहर के खाने का वक्त भी गुजर चुका है। कर्नल नोमान ने कहा, इस वक्त मेरे साथ ही खाना खा लो। नहीं, मैं खाना अपने कमरे में ही खाऊंगा। और हाँ, मैंने दवादन चौंक कर कहा, मरियम ब्रैंस्टन के लिए भी तुमने कुछ सोचा? हाँ, मैंने उस मामले पर गौर किया है। वो सजा से बचना चाहती है, और दूसरी बात यह है कि वो कसूरवार भी नहीं है, इसलिए मैंने उसे एक रियायत फराहम करने का फैसला किया है। मैंने हैरत से कर्नल को देखा, क्या तुम वाकई उसे कोई रियायत फराहम कर सकती हो? ज्यादा तो नहीं, सिर्फ इतनी कि हम उसे आखिरी वक्त सजा की तकलीफ से बचा लेंगे। मैंने फैसला किया है कि उसे जहर फराहम कर दूंगा ताकि वो खुदकशी कर सके। मैंने जहरीले लहजे में कहा, यही कहना चाहते हो ना? समझने की कोशिश करो अली, कर्नल ने कहा। उसकी सजाए मौत मंसूख करा देना मेरे इख्तियार से बाहर है, लेकिन यह भी तो खुली हुई सफाकी है कि किसी शख्स को जहर फराहम करके उससे खुदकशी करने की फरमाइश की जाए। हम तो सिर्फ ये करेंगे कि तुम्हारे कमरे में ख्वाबावर गोरियों की शीशी पहुंचवा देंगे। अब ये मरियम पर मुनसर है कि वो इनसे क्या फायदा उठाती है। बहरहाल ये तुम्हारा अपना दर्द सारे। मुझे इन तमाम बातों से बेखबर ही रखो तो अच्छा है। मैं जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद तुम्हें बेकअप रूम में मिलूंगा। मैं मरियम ब्रैंस्टन के लिए अफसुर्दा था। वो रियायत की मुस्तहिक थी, मगर हालात ऐसे थे कि उसके साथ कोई रियायत बरती भी नहीं जा सकती थी। तुमने खाना खा लिया? मैंने कमरे में दाखिल होते हुए मरियम से पूछा। नहीं, उसने उठकर बैठते हुए कहा, इन हालात में भूख कहाँ लगती है? और फिर तुम्हें क्या, तुम तो सुबह से गायब हो। मैंने खिदमतगार को बुलाकर खाना लाने को कहा और मरियम से बोला, मेरी मसरूफियात इजाजत नहीं देती, वरना तुम्हें कंपनी जरूर देता, लेकिन ये देख लोगे तुम्हारे ख्याल से मैंने भी खाना नहीं खाया था। एक ऐसी हस्ती पर रहम खाने के लिए जिसकी जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम इजराइल की पार्लियामेंट की रुकन हो। आम लोगों के बरक्स तुम्हें आमियाना गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। नेस्ट की रुकनियत मेरे जज्बात पर पैर नहीं बिठा सकती। जज्बात तो सबके एक जैसे होते हैं। मौत तो सबको ही आनी होती है, मगर सभी मौत से खौफजदा भी रहते हैं। सजाए मौत का कोई भी मुजरिम ज़हनी एतबार से नॉर्मल नहीं रह सकता, और अगर किसी ऐसे शख्स को सजाए मौत दी जाए जो मुजरिम भी ना हो तो उस पर क्या गुजरेगी। काश मेरे इख्तियार में कुछ होता तो मैं तुम्हें सजाए मौत से बचा लेता।
मैंने ठंडी सांस लेकर कहा और खाने की ट्राली पर नजरें जमा दी जो मुलाजिम लगा गया था। आओ खाना खा लो, मैंने कहा। तुम नहीं खाओ भाई, हमने बेरुखी से कहा। मुझे भूख नहीं महसूस हो रही। जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। तुम्हें दूसरों ने सजा दी है, तुम खुद क्यों अपने आप को सजा दे रही हो? तुम खाओ, जब मुझे भूख होगी तो मैं खुद ही खा लूंगी। ठीक है, मैंने तवील सांस लेकर कहा। तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। क्यों मेरी वजह से खुद पर जुल्म कर रहे हो? मरियम ब्रैंसन ने तलखी से कहा। मैं किसी की वजह से किसी पर जुल्म करने का कायल नहीं हूं। तुम पर क्या जुल्म करूंगा? मुझ पर तरस मत खाओ अली, मुझे किसी की हमदर्दियों की जरूरत नहीं है। मैं तरस नहीं खा रहा हूं मरियम, और ना ही ये हमदर्दी है। मेरा तो आम हालात में भी यही रवैया होता है। तुम पर जज्बातियत तारी है, इसलिए हर बात को उसी रंग में देख रही हो। गौर करो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता और तुम मेरी जगह होती तो तुम्हारा रवैया मेरे साथ क्या होता? मरियम सोच में पड़ गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। कुछ देर बाद उसने कहा, सोचने का काम बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो। खाना ठंडा हो रहा है। तुम बहुत जिद्दी हो, वो झुंझला कर बोली। किसी सूरत पीछा नहीं छोड़ते, चलो उठो। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। मेरा हारने का कोई इरादा नहीं। वो पैर पटकती हुई बाथरूम में घुस गई और हाथ धोकर आ गई। तुम इंतहाई खुदगर्ज आदमी हो। तुम्हारे इस बयान से मुझे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है। मैंने उसकी प्लेट में सालन डालते हुए कहा। वो खिसियाने अंदाज में हंस दी। ठीक भी बहुत हो, उसने कहा। तुम्हें खाना खिलाने के लिए इसके अलावा और भी बहुत से किताबात कबूल कर सकता हूँ। मैंने संजीदगी से कहा। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? वो मुझे गौर से देखते हुए बोली। तुम्हारे ख्यालात की कदर करता हूँ, मैंने कहा। आदमियों के दरमियान नजरियात का फर्क तो होता है, वरना तो सब एक ही जैसे हैं। मैंने महसूस किया कि मेरे जवाब पर वो कुछ मुरझा सी गई थी, लेकिन वो खाना खाती रही। खाने के बाद मैं मजीद कुछ देर उसके साथ बातें करता रहा और हर तरह से उसकी दिलजोई करता रहा। अगरचे इस तरह उसकी सजाए मौत में कोई कमी ना होती, मगर कम अज कम मैं तो अपने ऊपर कोई बोझ महसूस ना करता। मैं जानता था कि ये दिल का बहलावा करके कभी कभी दिल को बहलाना ही पड़ता है। ना बहलाया जाए तो दिल मचल जाने का खतरा होता है। 2 घंटे बाद मैंने मेकअप रूम पहुंचकर नारमन का रूप धारने की तैयारियां शुरू कर दी। कुछ देर बाद कर्नल नामान भी वहीं पहुंच गया। वो अपने साथ नारमन की आवाज की केस भी लाया था। उसने केस टेप रिकॉर्डर में लगा दी। ये फैसला तुम्हें करना है कर्नल के मुझे ये केस सुनने की जरूरत है या नहीं। मैंने नारमन की आवाज की नकल उतारते हुए कहा और कर्नल नामान चौंक पड़ा। ओ खुदा के बंदे, अगर तुम क्या भला हो, उसने इंतहाई हैरान होकर कहा। इतनी जल्दी तुमने उसकी आवाज की इतनी कामयाब नकल कैसे उतार ली? इन्हीं करतूतों की वजह से तो अब तक बचा हुआ हूँ, मैंने हंस कर कहा, वरना कब का काम आ चुका होता। इतनी कामयाबी से किसी की आवाज की नकल उतार लेना नाकाबिले यकीन सी बात लगती है। तुमने नारमन और टारमंडू पर तशद्दुद शुरू करवा दिया? मैंने पूछा। हाँ, उन दोनों पर तशद्दुद शुरू हो चुका है और तुम्हारी हलायत के मुताबिक बमूजिब एंटरों और बैदों से उनकी खालें उतारने की कोशिश की जा रही है। नहायत मुनासिब कोशिश की जा रही है, मैंने सारी लाते हुए मुतमईन अंदाज में कहा। उनकी खुराक पर भी खासी तवज्जो देने की जरूरत है। 3 रोज तक उन पर तशद्दुद जारी रहना चाहिए। इसी दौरान उन्हें कम से कम खुराक दी जाए ताकि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी टारमंडू की कुव्वत बहाल होने में चंद रोज लग जाएं। उन 3 दिनों के दौरान मैं नारमन के चेहरे का मास्क तैयार कर लूंगा और इसी दौरान मैं टारमंडू से मजीद कारामद मालूमात हासिल कर लूंगा। कर्नल नोमान ने मेरी नकल उतारी। हाँ, मैं हंस पड़ा। अपना काम निकालने के लिए हम लोगों को इसी किस्म के तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। तुम बहुत तेजी से सोचते हो और इसी तेजी से अमल भी करते हो। तुमसे मैंने कम अज कम एक बात तो जरूर सीखी है। वो क्या? मैंने पूछा। मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ कि काम करने के लिए तफरीह की जरूरत होती है। जो लोग तफरीह नहीं करते, काम उन्हें खा जाता है। तुमने मुझसे इसके बिल्कुल बरक्स बात कही और मैंने इसे गलत समझा, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि बात तुम्हारी दुरुस्त है। जो लोग तफरीह करते हैं वो काम को काम समझ के करते हैं, और जो काम को काम समझ के करे वो कभी हकीकी कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। हकीकी कामयाबी तो सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आती है जो काम को तफरीह समझ कर करते हैं और तफरीह को तज़यीए औकात समझते हैं। चलो, मुझे किसी बात का तो क्रेडिट मिला, मैंने हंस कर कहा। हाँ, तो हम बात ये कर रहे थे कि टारमंडू को बेहोशी और बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। जब उसकी आंख खुलेगी तो मैं नारमन के मेकअप में उसके साथ मौजूद होऊंगा और उसी की तरह पट्टियों में जकड़ा हुआ होगा। इन बातों की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि मुझे क्या करना है।
ये तो इब्तिदा है कर्नल, असल खेल तो हॉस्पिटल से शुरू होगा और उस खेल में हमारा कोई सा नहीं होगा। कर्नल नुमान ने मुस्कुरा कर कहा, फरार होने का मंसूबा तुम बनाओगे, मंसूबे की बजाय उसे ड्रामा कहना ज्यादा मुनासिब होगा। उस ड्रामे की हदायतकारी के फराइज तो तुम्हें इस अंजाम देने होंगे। कमाल है। कर्नल नुमान ने पलके झपकाई। मैं तो समझ रहा था कि मंसूबा तुम खुद बनाओगे। मंसूबा तो मैं बना लूंगा, मगर उसके लिए बगदमारी करना पड़ेगी। मैं समझ रहा था कि हॉस्पिटल से फरार होने वाली तजवीज पेश करते वक्त तुम्हारे ज़हन में कोई खास मंसूबा होगा। कर्नल नुमान ने हैरान होकर कहा, वो तो मैंने सिर्फ इस ख्याल से कहा था कि यहाँ से फरार होने की बनिस्बतन हॉस्पिटल से फरार होना ज्यादा आसान होगा। न सिर्फ आसान बल्कि मुजाद के सरकर्दा लोगों को भी ये बावर कराने में आसानी होगी कि हमारा फरार मबनी बर हकीकत है। अब तुम क्या कह रहे हो कि वहां से फरार होने का मंसूबा भी मैं ही बनाऊं? दरअसल तुम अपने साथ टारमंडू को भी तो लिए जा रहे हो। तुम्हारी हद तक तो बात दुरुस्त थी, लेकिन जाहिर है जब टारमंडू तुम्हारे साथ होगा तो हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। मुमकिन है मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए तुम दोनों पकड़ लिए जाओ। यह खदशा भी है कि इससे कबल ही तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। मुल्क से बाहर निकलने तक हम तुम्हारी नजरों में रहेंगे और हमें तुम्हारा ताउन भी हासिल रहेगा। हॉस्पिटल से फरार होने के लिए कोई पेचीदा मंसूबा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कोई भी आसान और सादा सा तरीका मुंतखब कर लेंगे। वहां से निकलकर मैं और टारमंडू आर्थर के पास पहुंचेंगे। इस तरह न सिर्फ इराक से निकलने के लिए हमें जाती तौर पर कोई जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आर्थर मोसाद के हेडक्वार्टर को भी सूरत हाल से आगाह कर देगा। वह हमारे इसराइल पहुंचने से कबल ही मोसाद वाले हमारे फरार को ज़हनी तौर पर कबूल कर चुके होंगे और हमें ज्यादा वजाहतें पेश नहीं करनी पड़ेंगी। उसी रोज रात को मेरे कमरे में हाई पोटेंसी ख्वाब आवर दवा की गोलियां पहुंचा दी गईं। ये गोलियां किसके लिए मंगवाई हैं? मरियम ने गोलियां देकर पूछा था। मंगवाई तो अपने लिए है, लेकिन अगर तुम जरूरत महसूस करो तो तुम भी इस्तेमाल कर सकती हो, मैंने जवाब दिया। क्या तुम ख्वाब और घोड़ियां इस्तेमाल करने की आदी हो? मरियम ने पूछा। आदी तो नहीं हो, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैंने कहा। कल रात ठीक से नींद नहीं आई थी, इसलिए आज गोलियां मंगवानी। तुम्हें बेआरामी की वजह से नींद नहीं आई होगी, तुम सोफे पर सोए थे ना? ऐसी कोई बात नहीं मरियम, बाज़ औक़ात ज़हनी उलझनों के बायस भी नींद उड़ जाती है। मेरी बात मानो, अगर मेरे साथ सोना गवारा नहीं है तो मैं सोफे पर सो जाती हूँ। इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं अपना फैसला कल ही सुना चुका हूँ। मरियम खामोश होगी, मगर मैं महसूस कर रहा था कि उसकी निगाहें बार बार ख्वाब और गोलियों की तरफ उठ रही थी। मैंने कर्नल नुमान को दिल ही दिल में दाद दी। उसने वाकई ऐसा तरीका इख्तियार किया था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मरियम ने शायद अभी से उन खतूत पर सोचना शुरू कर दिया था जिनकी तरफ कर्नल नुमान ने इशारा किया था। नारमन और टारमंडू पर तशद्दुद होता रहा। इसी दौरान मैं नारमन के चेहरे का मुकम्मल मास्क तैयार कर चुका था। अब सिर्फ आखिरी मराइल तय करने बाकी रह गए थे। उन 3 दिनों के दौरान मेरी ज्यादातर तवज्जो काम की तरफ ही रही थी। कर्नल नुमान से भी मुलाकात कम ही हुई थी। तीसरे रोज शाम को कर्नल ने मुझे इतला दी कि अब टारमंडू को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है और ये कि उसकी हालत खासी तबाह हो चुकी है। हॉस्पिटल पहुंचने तक उसे लाजमन बेहोश रहना चाहिए। मैंने डारमन का मास्क अपने चेहरे पर जमाते हुए कहा, हम उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देंगे। जाहिर है इतने बड़े मामले में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, मैंने मुतमईन अंदाज में कहा। अब तुम मुझे ये बताओ कि हमें कौन सी हॉस्पिटल में रखा जाएगा? एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर तुम दोनों को एक ही कमरे में रखा जाएगा, कर्नल ने कहा। तुम्हारे कमरे के बाहर सादा लिबास में फौजी मुतय्यन होंगे, जिनके पास हथियार तो होंगे मगर पोशीदा होंगे, ताकि हॉस्पिटल में ख्वाह मुख्वाह खौफ व एराज न फैले। ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि हम वहाँ से फरार होकर आर्थर के पास जाएंगे। अब सिर्फ ये तय करना है कि हम कब और किस तरह फरार होंगे। हाँ, ये तय करना तुम्हारा काम है। जिस तरह तुम कहोगे उसी तरह के इंतजामात कर दिए जाएंगे। फिलहाल तो तुम्हें ये करना है कि हमारी बैंडेज वगैरह तब्दील करने के लिए हमें अलग कमरे में ले जाया जाए और अलग-अलग ले जाया जाए, ताकि मैं कोई मंसूबा बनाऊं तो तुम उससे उसकी जुजियात पर गुफ्तगू कर सको। बस इन दिनों ब्लैक आउट की जद में है, लिहाजा मेरा ख्याल है कि अगर तुम फरार होने के लिए रात का वक्त मुंतखब कर लो तो तुम्हें अंधेरे की आड़ भी मिल जाएगी। हम जब भी फरार होंगे दिन के वक्त होंगे, इसलिए कि हमें फौरी तौर पर आर्थर तक पहुंचना होगा और मैं उसके घर नहीं जाना चाहता। तमाम मामला तय हो चुके थे, तैयारियां मुकम्मल थी। वहां से रवाना होने से कबल मैं अपने कमरे में आया। मरियम हस्बे मामूल लेटी हुई थी। ज्यादातर वक्त वो लेट कर ही गुजारती थी। मुझे कमरे में दाखिल होते देखकर वो उठ बैठी। उसके पास जाने से कबल मैंने नारमन का मास्क चेहरे से उतार दिया था।
तुम्हारे होते हुए भी मैं ज्यादातर वक्त तन्हा ही गुजारती हूँ, मरियम ने आहिस्तगी से कहा। 3-4 दिनों के दौरान उसका वजन मानद पड़ गया था। सदाए मौत के खौफ ने उसे निचोड़ कर रख दिया था। अब ना उसके रुखसारों पर सुर्खी बाकी रही थी और ना ही आंखों में वो पहले की सी चमक रह गई थी। वो बुझी बुझी और उदास नजर आने लगी थी। मेरा वक्त अमानत होता है मरियम, मैंने धीमी आवाज में कहा। मुझे अफसोस है कि ना चाहने के बावजूद भी मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सका। उसने गौर से मुझे देखा। तुम्हारी इस बात से अंदाजा होता है कि हमारी जुदाई का वक्त करीब आ गया है। हाँ मरियम, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। मुझे एक अहम मिशन सौंप दिया गया है जिसकी तकमील के लिए मैदान अमल में उतरना लाजमी हो गया है। मैं तुमसे इजाजत तलब करने आया हूँ। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, उसने बर्राई हुई आवाज में कहा। तुमने जिस तरह मेरी दिलजोई की, इस तरह तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता होगा। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया मरियम। नजरियाती इख्तलाफ से कते नजर मैंने तुम में अपनी झलक देखी थी। हम दोनों ही अमन के ख्वाह हैं। ये बहुत मजबूत रिश्ता होता है मरियम। हम दोनों की जिंदगी का एक ही मकसद है। तर्ज अमल का फर्क जरूर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर तुम ये बात क्यों नजरअंदाज कर रहे हो कि मैं यहूदी हूँ और तुम यहूदियों के जानी दुश्मन हो? ये ख्याल गलत है कि मैं यहूदियों का जानी दुश्मन हूँ। मैं तो आजादी का अलम बरदार हूँ। हर शख्स को यह हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी का मजहब इख्तियार करे। किसी को सिर्फ उसके मजहब की बुनियाद पर ना तो मतहून किया जा सकता है और ना ही उससे दुश्मनी रखी जा सकती है। मैं अगर यहूदियों का दुश्मन हूँ तो सिर्फ इस वजह से हूँ कि उन्होंने फलस्तीनियों की आज़ादी सलम कर ली है। वो बैतुल मुकद्दस पर कब्जे को अपना हक समझते हैं। मेरी जंग यहूदियों के खिलाफ नहीं, बल्कि उस जबर और इस्तबदाद के खिलाफ है जिसे यहूदी बरहक समझते हैं। अगर कोई और ये बातें करता तो शायद मैं यकीन ना करती, लेकिन मैंने तुम्हारा तर्द अमल देखा है। मैं तुम्हारे इन नजरियात को सलाम करती हूँ। मैंने नबी में जारी लाया। ये नजरियात मेरे नहीं है मरियम, मैंने कहा। ये तो इस मजहब की तालीमात है जिसका मैं नाम लेवा हूँ। अगर मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ, ताहम कोशिश करता हूँ कि जिस हद तक भी हो अपने मजहब की तालीमात पर अमल कर सकूं। मगर मैंने तो सुना है, मरियम ने हिचकिचाते हुए कहा, कि इस्लाम जबर का कायल है। तुम मुझसे खुलकर गुफ्तगू कर सकती हो, मैंने नरम लहजे में कहा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सामने तस्वीर का सही रुख पेश कर सकूं। यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जिसमें कोई हकीकत नहीं है। क्या यह गलत बात है कि अगर कोई मुसलमान अपना मजहब तब्दील करना चाहे तो उसे मार दिया जाता है? हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक बार दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद अगर कोई उसे छोड़ता है तो उसका कत्ल लाजम हो जाता है। लेकिन अगर वो ताइब हो जाए उसकी जान बख्शी की जा सकती है। लेकिन इस हुक्म का इतलाक गैर मुसलमानों पर नहीं होता। जबर तो उस वक्त किया जाए जब किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। मरियम कुछ कहना ही जा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और एक और शख्स दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। आपको कर्नल साहब याद कर रहे हैं, उसने मुझसे मुदबाना अंदाज में कहा। उनसे कहना मुझे कुछ देर लगेगी, अगर वो चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। तुम मेरी वजह से अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? मरियम ने कहा। तुम्हें किसी आम काम से जाना है तो चले क्यों नहीं जाते? मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस काम के मुकाबले में बहुत ज्यादा अहम है। मैंने कहा, हाँ तो तुम कुछ कह रही। मैंने ये भी सुना है कि मुसलमानों की 1300 साल तारीख खूनी तारीख है। ये मगरबी मौरखीन की राय है जो सरासर तासुब पर मबनी है। मुसलमानों ने फतवा जरूर की मगर निहत्ते लोगों पर कभी जुल्म नहीं किया। उसके बरक्स जब स्पेन में मुसलमानों की अजीम सल्तनत जवाल पजीर हुई तो ईसाइयों ने निहत्ते मुसलमानों के साथ जो सलूक किया उससे सब वाकिफ हैं। मुसलमानों को जिंदा तक जला दिया गया, मसाजिद की बेहुरमती की गई, जबकि इस किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती कि मुसलमानों ने कभी किसी की इबादतगाह की बेहुरमती की हो या किसी को बिल जबर मुसलमान बनाया गया हो। और बैतुल मुकद्दस के बारे में तुम्हारा मजहब क्या कहता है? मरियम ने पूछा। हम उसे किबला अव्वल कहते हैं और हमारे नजदीक वो भी उतना ही मोहतरम है जितना तुम्हारे लिए। हम तुम्हारे तमाम पैगंबरों को मानते हैं। अगर एक पैगंबर को भी ना माने तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। मर्द और औरत के ताल्लुकात के बारे में इस्लाम का क्या नजरिया है? मर्द को औरत का मुहाफिज बनाया गया है। उसकी इज्जत व आबरू, जान और माल सब की हिफाजत करना मर्द पर लाजिम है। शादी के बगैर दोनों का आपस में जिनसी ताल्लुक कायम करना कतन मना है। मैं उसे देख रहा था कि कर्नल नुमान कमरे में दाखिल हुआ। तुम किस चक्कर में उलझ गया अली? उसने कमरे में दाखिल होते ही कहा। हम रवाना होने के लिए तुम्हारे मुंतजिर हैं। बेटा ख्याल है अभी मजीद ताकीर होगी। मैंने कहा, तुम कुछ देर मजीद इंतजार नहीं कर सकते? इंतजार तो खैर सारी रात किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर मिशन मौखर भी किया जा सकता है। मगर ऐसी कौन सी बात होगी जिसकी वजह से तुमने अपना प्रोग्राम तक मुलतवी कर दिया? दरअसल मरियम ने कुछ ऐसी बातें छेड़ दी जिनकी बिना पर मुझे रुकना पड़ा।
वरना मैं तो मरियम से अलविदाई मुलाकात करने आया था। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो तुम भी हमारी गुफ्तगू में हिस्सा ले सकती हो। कर्नल नोमान ने मुलाजम को तलब करके उसे जरूरी हदायत दी। उसके बाद वो भी मेरे साथ ही बैठ गया। मुमकिन है मैं कोई गलत बात बता दूं, इसलिए लिटरेचर का मुताला करो। लिटरेचर कभी झूठ नहीं बोलता। मैं कभी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे। मरियम ने तड़प कर कहा, तुम्हारे किरदार से मुतासर होकर ही तो मैं तुम्हारे मदद के बारे में जानना चाह रही हूँ। अगर तुम कहते हो तो यकीनन ठीक ही कह रहे हो। ठीक है, ये भी तो है कि अब मेरे पास लिटरेचर का मुताला करने की मोहलत ही नहीं है। जाहिर है तुम मुझे सारी बातें तो नहीं बता सकते। अगर मोहलत मिलती तो मैं तुम्हारे लिटरेचर का मुताला जरूर करती। अगर तुम्हें मुतमईन करने के लिए मुझे तमाम रात भी यहाँ बैठना पड़े तो यकीन करो मुझे कोई यार नहीं होगा। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती कि तुम मेरे मजहब में दिलचस्पी ले रही हो। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि जिस मजहब के पैरोकारों में तू जैसे मिसाली फर्द मौजूद हो वो मजहब गलत नहीं हो सकता। बकिया बातें तुम्हें बाद में भी मालूम कर लूंगी। सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि कोई शख्स अगर तुम्हारे मजहब में शामिल होना चाहे तो उसके लिए उसे क्या शराइत पूरी करना होगी। मेरे जिस्म में जैसे खून की गर्दिश यकलखती तेज हो गई। मरियम इस्लाम कबूल करना चाह रही थी। एक गैर मुस्लिम का इस्लाम कबूल करना तो बहुत ही खुशी की बात होती है, लेकिन इसके मामले में तो मेरी खुशी दो चंद हो गई थी। बातनी तौर पर तो वो पहले ही से मुसलमान थी। उसकी फितरत में अमन और सलामती थी, और इस्लाम किस चीज का नाम है उसके तो लफ्जी मैनी अमन और सलामती के हैं। ये तो अखुवत का दर्स देने वाला मजहब है। मरियम अगर इस्लाम कबूल किए बगैर ही मर जाती तो मुझे तकलीफ होती। शायद उसे मुसलमान कहना मेरी लाशऊरी ख्वाहिश थी। इस्लाम कबूल करने के लिए कोई शर्त नहीं है मरियम, मैंने खुशी से लरजती हुई आवाज में कहा। खुदा की वादानियत और उसकी आखिरी नबी पर ज़बान और दिल से ईमान लाने ही से आदमी मुसलमान हो जाता है। सिर्फ इतनी सी बात? मरियम ने हैरत से कहा, मैं तो इन बातों पर ईमान लाती हूँ। तुमने देखा कर्नल, मैंने खुशी से सरशार लहजे में कहा। मरियम मुसलमान हो गई। ये पहले इस्लामी तालीमात से करीब है, अब बाकायदा मुसलमान भी हो गई है। मैंने ऐसे ड्रामे बहुत देखे हैं, कर्नल नोमान ने सख्त लहजे में कहा। ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये हरकत कर रही है। क्या इस तरह मेरी जान बच जाएगी? मरियम ने हैरत से कहा, मगर मैंने तो सिर्फ इस्लाम इसलिए कबूल किया है कि मरते वक्त अली के मजहब पर हूँ। तुम नहाकर और कपड़े बदल कर आओ मरियम, मैं तुम्हें बाकायदा कलमा बढ़वाऊंगा। कलमा क्या होता है? मरियम ने पूछा। अरबी के वो अल्फाज जिनके अदा होते ही आदमी दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है। मैं अभी नहाकर आई, वो झपटती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ गई। ये तुम बैठे बिठाए किस चक्कर में पड़ गए? कर्नल नोमान ने मुंह बनाकर कहा। चक्कर? मैंने हैरत से कहा, वो मुसलमान हो रही है और तुम उसे चक्कर कह रही हो? मैं किसी यहूदी पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। कोई शख्स जान के खौफ से कलमा पढ़ ले तो उसका कबूल इस्लाम लायके इतना नहीं होता। तुम गलत कह रहे हो कर्नल, मैंने संजीदगी से कहा। जो शख्स अपनी जबान से कलमा पढ़ ले उसे वो तमाम मराहत हासिल हैं जो किसी भी मुसलमान को हो सकती हैं। वो तो ठीक है अली, लेकिन दिल का हाल तो खुदा ही बेहतर जानता है। हम एक ऐसे शख्स की जबान पर कैसे यकीन कर सकते हैं जिसे एक यकीनी मौत का सा सामना है? जब तुम मान रहे हो कि दिल का हाल खुदा ही बेहतर जानता है तो फिर जबान पर यकीन करने के सिवा और क्या चारा रह जाता है? तुम्हें चाहिए था कि ये काम किसी और के सुपुर्द कर देते। ये काम तो कोई भी कर लेगा, मगर जो काम तुम्हें करना है वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन मेरी लाशऊरी ख्वाहिश यही थी जब मरियम मुसलमान हो जाए। अब मैं चाहता हूँ कि वो मेरे हाथों पर कबूल इस्लाम करे। नहीं कर्नल नोमान, ये काम कोई भी और नहीं कर सकता था। कर्नल नोमान भी बस से कंधे उचका कर रह गया। उसे अंदाजा था कि मरियम के कबूल इस्लाम से उसके लिए क्या दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। मरियम को सजाए मौत का फैसला सुनाया जा चुका था। जाहिर है मुसलमान होने के बाद उसे माफ करना पड़ता। वो ना करते तो उन्हें अंदाजा था कि मैं इस बात पर जोर दूंगा और उन्हें एक आजमाइश से दो चार होना पड़ेगा। कर्नल ज्यादा देर खामोश नहीं रह सका। तुम्हें मालूम है कि फौजी अदालत उसे सजाए मौत सुना चुकी है। उसने कहा, मरियम के मुसलमान होने के बाद क्या होगा तो खुद अंदाजा कर सकते हो। मैं मुस्कुराया। मुसलमान होने का मतलब है उसने अपनी वफादारियां तब्दील कर ली हैं। ऐसे में फैसला तो मनसूख करना ही पड़ेगा। कर्नल नोमान उठकर मुजरिबाना अंदाज में कमरे में टहलने लगा। फौजी अदालतों के सुनाए हुए फैसले आसानी से तब्दील नहीं हुआ करते। उसने कहा,
इस मामले में तो फैसले पर ही गौर करना पड़ेगा। मैंने 2 टोकन डालने का गौर नहीं बल्कि इसे बाइज्जत तौर पर रिहा करने का फैसला करना होगा। तुम्हें सोचना चाहिए कि ये मुल्की सालमियत का मामला है। कल कला को अगर ये बात इसराइल तक पहुंच गई कि उनका त्यारा हुआ करके इराक लाया गया था और हमने त्यारा खाइया करने वालों की न सिर्फ मदद की थी बल्कि इसराइल के तमाम लोगों को सराय मौत दे दी थी, तो जरा तसव्वुर करो कि हमारी पोजीशन क्या होगी। क्या हम बैक वक्त 2 मुल्कों से जंग कर सकेंगे? ईरान से तो पहले ही जंग हो रही है। तुम इस मफरूजे की बुनियाद पर ये सारी बातें कर रहे हो कि मरियम हमसे धोखा कर रही है। मैंने कहा और किसी मफरूजे की बुनियाद पर किसी की जान नहीं ली जा सकती। समझने की कोशिश करो वली, ये मफरूजा ही सही है मगर इसकी खौफनाकी पर भी तो गौर करो। अगर खुदा न खास्ता ये मफरूजा सही साबित हुआ तो क्या होगा? अव्वल तो ये बाइद इम्कान है, लेकिन अगर ये खदशा दुरुस्त साबित हुआ तो मैं मरियम को अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगा। उसे दुनिया के किसी गोशे में पनाह मयसर नहीं आ सकेगी। तुम उसे जो भी सजा दोगे उससे उस नुकसान की तलाफी नहीं हो सकेगी जो वो हमें पहुंचा चुकी होगी। इसलिए अकलमंदी का तकादा ये है कि मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता कर्नल। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस्लाम कबूल करते ही वो रियायत की मुस्तहिक हो गई। ये उसका हक है जो उसे हर हाल में मिलना चाहिए। फर्ज करो कि तुम्हारी तवक्कुआत पूरी नहीं होती। कर्नल ने रुक कर कहा, फर्ज करो फौजी अदालत अपनी दी हुई सजा पर नजरसानी करने के लिए तैयार नहीं हुई तो क्या होगा? मैं किसी के साथ ज्यादती होते नहीं देख सकता, खास तौर पर किसी नो मुस्लिम के मामले में तो मेरे लिए गैर जानिबदार रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। अपने अल्फाज पर गौर करो अली। कर्नल के लहजे में धमकी पोशीदा थी। तुम्हारे अल्फाज भी नामुनासिब है और लहजे से भी बगावत की बू आ रही है। मैं संभल कर बैठ गया। मैं पहले गौर करता हूँ फिर कोई बात मुंह से निकालता हूँ, लिहाजा कुछ कहने के बाद उस पर गौर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे मामलात में उलझने की बजाय अपने काम से काम रखो। तुम्हारे हक में यही बेहतर है। मैं अपना भला और बुरा खूब समझता हूँ कर्नल। मैं कोई बच्चा नहीं जिसे तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो। इस बार मेरा लहजा भी खराब हो गया था तो फिर वसीतर मुल्की मफादात में मैं भी इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हूँ। कर्नल ने रिवाल्वर निकालकर मुझे जद में ले लिया। खुद को ज़ेरे हिरासत तसव्वुर करो। वो तो मैं कर लूंगा, मैंने बेपरवाही से मुस्कुरा कर कहा, लेकिन तुमने सिर्फ मुल्की मफादात के बारे में सोचा, कुछ मजहबी मफादात के बारे में भी सोच लेते तो क्या बुरा था। अब तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचो। तुम पर रिवाल्वर उठाते हुए मुझे अफसोस तो हो रहा है, लेकिन अपने फराइज की अंजामदही के दौरान बाद नागवार सूरत हाल से भी गुजरना पड़ जाता है। कर्नल की बात मुकम्मल हुई थी कि बाथरूम का दरवाजा खुला। मरियम नहाने के बाद बाहर निकल रही थी। कर्नल की निगाह उस तरफ उठी। वैसे ही किसी मौके का मुंतजिर था। मुझे मालूम था कि उसकी कैद में जाने के बावजूद मुझे कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं है, मगर फिर भी मुझे ये गवारा नहीं था कि मैं कैद हो जाता। मेरे ख्याल में ये एक नुकसान ही कुछ कम ना होता कि मरियम को सजाए मौत दे दी जाती। जैसे ही उसकी निगाह मरियम की तरफ उठी, मैंने चीते की तरह उस पर छलांग लगा दी। अगले ही लम्हे नाजिब रिवाल्वर उसके हाथ से निकल गया था, बल्कि मैंने उसे संभलने की मोहलत दिए बगैर उसे अपने काबू में कर लिया था। बुरा ना मानना कर्नल, मैंने उसका हाथ मोड़कर पुष्ट पर ले जाते हुए कहा, मेरे भी कुछ फराइज हैं जिनसे ओहदा बरा होने के लिए बाद औकात मुझे भी नागवार सूरत हाल से गुजरना पड़ता है। मरियम बाथरूम के दरवाजे पर ही रुक गई थी और सन्नाटे के आलम में हमें देख रही थी। चंद लम्हों के दौरान इतनी बड़ी तब्दीली उसकी समझ से बालातर थी। अगर तुम ये समझ रहे हो कि इस तरह यहाँ से बचकर निकल जाओगे तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है, कर्नल नामान ने कहा। वो इस तरह में ही गिरफ्त में जकड़ा हुआ था कि अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता था। मैं जानता हूँ कि यहाँ बहुत सख्त हिफाजती इंतजामात है, लेकिन अब मैं देखूंगा कि कौन सा हिफाजती निजाम मेरी राह में दीवार बनेगा। मैंने बेपरवाही से कहा, बेवकूफी की बातें मत करो, तुमने एक बार पहले भी हमाकत की थी और हमने उसे नजरअंदाज कर दिया था। कर्नल बोला, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हें माफ कर दिया जाए। अभी वक्त है, सोच लो। मैंने एक हल्का सा कहका लगाया। उस वक्त मैं जज्बात में बह गया था, लेकिन इस बार मेरा तुमसे उसूली इख्तलाफ है। मैं तुम्हें यरगमाल बनाकर खुद भी यहाँ से निकल जाऊंगा और मरियम को भी साथ ले जाऊंगा। मैं ना तो खुद कैद होना गवारा कर सकता हूँ और ना ही ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मुसलमान होने के बावजूद किसी को सजाए मौत दे दी जाए। ये तुम क्या कह रहे हो अली? दवानन मरियम ने कहा, मेरे मामले में तुम्हें इतना आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? ये गजूली बात है मरियम। मैं इस मुतालबे पर कि तुम्हारी सजा पर नजरसानी की जरूरत है। कर्नल ने मुझे भी हिरासत में लेने की कोशिश की थी। अब वो होगा जो मैं चाहूंगा। कर्नल नमान को छोड़ दो अली, मरियम ने कहा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दो अफराद के दरमियान किसी किस्म की मुखालफत पैदा हो।
तुम फिक्र ना करो मरियम, इसकी वजह तुम हारगिज नहीं हो। हमारे दरमियान उसूलों की जंग है, जो उसूली तौर पर दुरुस्त होगा वही फरीक फतेह याब होगा। तो तुम यूं मेरी बात नहीं मानोगे। मरियम ने आगे बढ़कर कर्नल नमान के हाथ से गिरा हुआ रिवाल्वर उठा लिया। मैं रिवाल्वर के जोर पर तुम्हें हुक्म देती हूँ कि कर्नल नमान को छोड़ दो, उसने सख्त लहजे में हुक्म दिया। मरियम की जुर्रत मेरे लिए हैरान कुन थी। मालूम नहीं वो क्या करना चाहती थी, ताम मुझे यकीन था कि उसमें गोली चलाने का हौसला नहीं है, इसलिए मैंने बेखौफी से कहा, तुम जरूर गोली चला दो मगर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तुम शायद ये समझ रहे हो कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मरियम ने धमकी दी, मगर उसे खुद अपने लहजे की कमजोरी का एहसास हो गया था। फर्ज करो तुमने मुझ पर गोली चलाने की हिम्मत कर भी ली, तब भी ये सोचो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कर्नल नोमान मौजूद है। गोली पहले इसे लगेगी, बाद में मुझ तक पहुंचेगी, मैंने फातिहाना अंदाज में कहा। मरियम ने एक लम्हे के लिए मेरी बात पर गौर किया और फिर बोली, तुम मुझे अहमक क्यों समझ रहे हो? गोली चलाते वक्त मैं अपनी जगह तब्दील कर लूंगी। बात बोलो कर्नल नमान मेरे शिकंजे में बेबस है, मैं इस समय अपनी पोजीशन तब्दील कर लूंगा। गोली हर हाल में पहले कर्नल नमान को लगेगी। मरियम खामोश होगी, वो किसी खास नुक्ते पर गौर कर रही थी। ठीक है, मैं ये बात तस्लीम करती हूँ। वो किसी नतीजे पर पहुंचते हुए बोली, तुम जैसे शख्स पर मैं वाकई असले के बल पर भी काबू नहीं पा सकती, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि अगर तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ भी तो वजह नज़ा मैं हरगिज़ नहीं बनूंगी। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि आपस में झगड़ा मत करो और कर्नल नमान को छोड़ दो। क्या तुम ये चाहती हो कि ये मुझे कैद कर ले और तुम्हें सजा दिलवा दे? नहीं मरियम, तुम्हें मकाना बातें कर रही हो और मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ना कि मैंने मुसलमान होने का फैसला किया था और मैं ये जानती हूँ कि कोई भी ऐसा काम करने से गुरेज करना चाहिए जिससे हंगामे की फिजा पैदा हो। लिहाजा मैं अपने मुसलमान होने का फैसला वापस लेती हूँ। मरियम की इस बात से मुझे शदीद दचका लगा। कर्नल नमान के हाथ पर मेरी गिरफ्त खुद ब खुद खत्म हो गई और वो मेरी गिरफ्त से आजाद हो गया। अब मैं बराह रास्त मरियम के हाथ में दबे हुए रिवाल्वर की जद पर था। मेरी नजरों का मरकज मरियम का चेहरा था, उसके हाथ में मौजूद रिवाल्वर पर तो मेरी तवज्जो बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मौके पर क्या कहना चाहिए या क्या करना चाहिए। मेरी तरह कर्नल नमान भी तजब्जब का शिकार था। वो चाहता तो आगे बढ़कर मरियम के हाथ से रिवाल्वर छीन सकता था, मेरे खिलाफ कोई कदम उठा सकता था या फिर कम अज कम आवाज देकर अपने आदमियों ही को तलब कर सकता था, मगर उसने कुछ भी नहीं किया। इराकी इंटेलिजेंस का सरबराह कुव्वत फैसला से महरूम हो चुका था। चंद लम्हों तक कमरे पर सुकूत तारी रहा, फिर मेरी आवाज ने इस सुकूत को तोड़ा। तुम्हें ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए मरियम, मैंने कहा। अगर तुम दोनों आपस में झगड़ा खत्म कर दोगे तो जो कुछ मैंने कहा है उस पर कायम रहूंगी। हाँ, अगर तुम मुझे यकीन दिला दो कि मेरे इस फैसले से तुम्हारे ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो मुझे तुम्हारा मजहब कबूल करने में कोई आर नहीं होगा। तुम समझती क्यों नहीं हो मरियम, मैंने बेबसी से कहा। अगर मैंने खामोशी इख्तियार किए रखी तो तुम्हें सजाए मौत दे दी जाएगी। फैसला तो पहले ही सुनाया जा चुका है, अब उस पर अमल दरामद भी हो जाएगा। तुम क्या समझते हो? क्या मैंने अपनी जान बचाने के लिए ये फैसला किया है? नहीं अली, नहीं, ये फैसला तो मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद किया है। पूरे 3 दिन तक मैं कशमुकश में मुबतला रही हूँ, तब कहीं जाकर इस नतीजे पर पहुंची हूँ और वो भी तुमसे गुफ्तगू करने के बाद। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? तुमने मुझे बेबस कर दिया है मरियम। मैं वादा करता हूँ कि अब इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, वो सरशारी के लहजे में बोली। अब जल्दी से मुझे कलमा पढ़वा दो। उसका ये वारिहाना जज्बा देखकर मेरी आंखों में नमी उतर आई। कर्नल नोमान पर भी उसका गहरा असर हुआ था। मरियम ने उसका रिवाल्वर उसके हवाले कर दिया और कर्नल नोमान ने उससे रिवाल्वर लेकर रख दिया। मैंने मरियम को कलमा पढ़वा दिया, जो वो थोड़ी सी दिक्कत के बाद पढ़ने में कामयाब हो गई। मैंने कलमा तैयबा का तर्जुमा अंग्रेजी और अबरानी में उसे सुनाया। तुम गवाह रहना अली, मरियम ने लरजती हुई आवाज में कहा। मैंने खुदा की वादानियत और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जबान से इकरार कर लिया है और उसके साथ ही मैंने हर वो हुक्म तस्लीम कर लिया है जो तुम्हारे मजहब का है और जो जाहिर है मेरे इल्म में नहीं हो सकता। लेकिन मैंने मादी में जो गुनाह किए हैं उनका क्या बनेगा? उसके लहजे में तजवीज का आंसर शामिल हो गया। हमारा मजहब कहता है कि ईमान लाने के बाद आदमी इस तरह पाक हो जाता है जैसे वो अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो और उसके पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं।
खुदा का शुक्र है कि ये बात मुझे पहले मालूम नहीं थी, वरना शायद मेरी नियत में खोट शामिल हो जाता। मुबारक हो मरियम, मुबारक हो अली। दफतन नामान ने कहा, खुदा ने मरियम को हदायत दी, दुआ करो कि वो मरियम को इस्तकामत भी अता फरमाए। मैंने जख्मी निगाहों से कर्नल नोमान को देखा। कुछ देर पहले वो ये मानने को तैयार नहीं था कि मरियम मुखलिस है, और अब वो मुझे मुबारकबाद पेश कर रहा था। मैं खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करता हूँ कर्नल, मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। तुम जब तक चाहो मुझे हिरासत में रख सकते हो, मैं कोई मजामत नहीं करूंगा। कर्नल नोमान बुरी तरह झीम गया। कैसी बातें कर रहे हो अली? अब मरियम के मुसलमान होने में मुझे कोई शक नहीं रहा है। सोच लो कर्नल, मैं एक बार पहले भी जज्बाती गलती का मुर्तकिब हुआ था, अब फिर मैंने एक गलती की है। बार बार माफ करोगे तो मेरे हौसले बढ़ जाएंगे, लेकिन इस बार मैं गलती पर था। कर्नल नोमान ने फराग दिली का मुजाहरा किया। एक गलती तुमने की, एक मुझ से हुई, हिसाब बराबर हो गया। मैं तुम्हारे खिलाफ जारियत का मुर्तकिब भी तो हुआ था। मैंने कहा यह चीज डिसिप्लिन के भी खिलाफ है। हालात के तहत तो तुमने जो कुछ भी किया मैं उसे दुरुस्त तस्वुर करता हूँ। कर्नल ने संजीदगी से कहा, रही बात डिसिप्लिन की तो तुम हमारे मुलाजिम नहीं हो। तुम पर महकमा जाती कवानीन उस तरह से लागू नहीं हो सकते जिस तरह हमारे अपने मुलाजमीन पर लागू होते हैं। तुम तो हमारे मावनीन में से हो। तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अपना दिल साफ कर लो। ओके कर्नल, पिछली सारी बातें खत्म। अब ये बताओ कि हम किस वक्त यहाँ से रवाना होंगे? मेरे ख्याल में ये मामला अब सुबह पर उठा रखो, कर्नल ने कहा, और अब मैं चलता हूँ। ये अपने साथ ही लेते जाओ कर्नल, मरियम ने कहा। अब इसकी जरूरत नहीं रही, मैं हंसते हुए मौत को गले लगाऊंगी। कर्नल ने मेरी तरफ देखा और मैं जल्दी से बोला, मरियम की इस बात पर मुझे हैरत हो रही है, मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। मेरी इस बात पर कर्नल मुतमईन तो हो गया, मगर उसकी हैरत बरकरार थी। ताम कुछ कहे बगैर उसने मरियम के हाथ से ख्वाबवर गोलियों की शीशी ली और कमरे से चला गया। तुमने तो उस वक्त कमाल ही कर दिया, मरियम ने कहा। यह अंदाजा तुमने कैसे लगाया कि ख्वाबवर दवा की तजवीज कर्नल ने पेश की थी? मैं पहले ही रोज समझ गई थी कि यह हरकत कर्नल नोमान की हो सकती है। तुम्हारे दबाव से मजबूर होकर उसने मुझे ये मौका फराम करने का वादा किया होगा ताकि मैं सजाए मौत से बचने के लिए खुदकशी कर लूं। उस रात मैं पलक भी झपका नहीं सका, ना मैं एक लम्हे के लिए सोया और ना मरियम सोई। वो कुरीद कर मुझसे मजहब के बारे में सवालात करती रही और मैं अतलमकान उसे मुतमईन करने की कोशिश करता रहा। वो इस्लाम के बारे में कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा जान लेना चाहती थी। उसके दिल में सच्ची लगन और तड़प पैदा हो गई थी। उसके चेहरे पर सच्चाई का नूर था। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद अब उसकी सदा में तकलीफ हो जाए, मगर अब उसे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। उसे तो बस ये फिक्र थी कि मरने से कबल इस्लाम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान ले। मैं उस पर रिश्क करने के सिवा और क्या कर सकता था। शुभ कर्नल खुद मेरे कमरे में आ गया और उसने हमारे साथ ही नाश्ता किया। मैंने तुम्हारा केस वजारत दिफा को भिजवा दिया है। नाश्ते के दौरान कर्नल ने मरियम से कहा, मुझे तवक्को है कि तुम्हारी सदा पर नजरसानी हो जाएगी। तुम लोग तो यहाँ से चले जाओगे और मैं तन्हा रह जाऊंगी, मरियम ने कहा। अब हमारा और तुम्हारा मजहब अलग अलग नहीं रहा और किताबें तुम्हें थोड़ी देर बाद मिल जाएंगी। मेरे दिल पर से एक बोझ सा हट गया और मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। नाश्ता करने के बाद हम हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। मैं और टारमंडू एक बंद वैन के पिछले हिस्से में थे। टारमंडू का जिस्म पट्टियों से ढका हुआ था और वो बेहोशी के इंजेक्शन के जेर असर था। कर्नल नामान ने बताया कि उसे कई घंटों तक होश नहीं आएगा। मैं नारमन के मेकअप में था और मुझे मालूम था कि मुझे कितना अरसा इस रूप में गुजारना पड़ेगा। यकीनन मेरी राह में बहुत सी मुश्किलात आती, ये भी यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि मैं इस रोल को कामयाबी से निभा भी सकूंगा या नहीं। किसी वक्त भी राज खुल सकता था। ताम तो थी कि मैं इजराइल को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने में जरूर कामयाब हो जाऊंगा, इसलिए मैं ये खतरा मोल लेने को तैयार हो गया था। टारमंडू को कमरा नंबर 312 में पहुंचा दिया गया। तीसरी मंजिल पर प्राइवेट वार्ड था और कर्नल ने मुझे बताया कि वहां एक कमरे में 2 मरीजों को नहीं रखा जाता, मगर ये मामला चूंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस से मुतल्लक था, इसलिए जाहिरा हॉस्पिटल की इंतजामिया कोई गरज नहीं कर सकती थी। कमरे की खिड़कियों पर पड़े पर्दे स्याह रंग के थे। खिड़कियों के शीशों पर भी स्याह रंग का पेंट कर दिया गया था ताकि रात के वक्त कमरों में जलने वाली रोशनी छीनकर बाहर ना जा सके। मैं आगे मलता हुआ खिड़की के पास गया और उसे खोलकर बाहर का जायजा लेने लगा। खिड़की के साथ नीचे
दीवार सपाट थी, उस तरफ से फरार होना नामुमकिन था। हॉस्पिटल का अता खासा कुशादा था और उसमें खूबसूरत लान लगाया गया था जिसका इख्तिताम लोहे के जंगलों पर होता था। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और कर्नल की तरफ पलटा जो बड़े गौर से मुझे देख रहा था। ठीक है कर्नल, मैंने कहा, उस सिम से फरार होना मुमकिन नहीं है। गोया में फरार होने के लिए पूरे हॉस्पिटल से गुजरना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर तुम पहले ही से इन सब बातों का जायजा ले लेते तो अच्छा होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बेपरवाही से कहा। मैं तुम्हें अपना मंसूबा बताऊंगा और ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि इसमें कोई गड़बड़ ना होने पाए। क्या तुमने कोई मंसूबा बना लिया है? कर्नल नमान ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। अभी नहीं, मैंने नवी में सारी लाया, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो भी मंसूबा हुआ वो बहुत सादा और आसान मंसूबा होगा। इस वक्त तुम मुझे तीसरी मंजिल की सैर करा दो। कर्नल मुझे लेकर कमरे से बाहर निकला। ये सामने ड्रेसिंग रूम है, उसने कदरे बाईं जानिब इशारा करते हुए बताया। तुम दोनों को अलग-अलग ड्रेसिंग के लिए रोजाना यहाँ लाया जाएगा। मैं कर्नल के साथ ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। वो ज्यादा बड़ा कमरा नहीं था और वहाँ हालात जराई और अदबियात के अलावा चंद कुर्सियां और एक स्ट्रेचर दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद मैं उस मंजिल से पूरी तरह वाकफियत हासिल कर चुका था। सबसे ज्यादा कारआमद जगह एक कोने पर वाक़ई वो कमरा था जो स्टोर था। मैंने स्टोर का तफसीली जायजा लिया था। उस कमरे में सिर्फ 2 आदमी हुआ करते थे, एक स्टोर कीपर और एक उसका असिस्टेंट। स्टोर की एक अलमारी में सफेद रंग के धुले हुए कोट रखे हुए थे। ये वो कोट थे जो डॉक्टरों के इस्तेमाल में रहते हैं। अब आओ, तुम्हारी ड्रेसिंग भी करा दूं, कर्नल ने मैंने खेद लहजे में कहा। ख्याल रखना कर्नल, कहीं किसी डॉक्टर के जरिए मेरे जख्मी ना होने का राज अफशा ना हो जाए। बेफिक्र रहो, तुम दोनों की मरहम पट्टी कोई आम डॉक्टर नहीं करेगा, बल्कि मिलिट्री इंटेलिजेंस से ताल्लुक रखने वाला एक डॉक्टर करेगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक डॉक्टर ने मेरे जिस्म पर पट्टियां लपेट दी और मैं भी कमरे में आकर बेड पर दराज हो गया। क्योंकि रात भर का जागा हुआ था, इसलिए नींद ने फौरन ही आद बुझा। मेरी आंख कोई 4 घंटे बाद खुली। कमरे में टारमंडू के कराने की आवाजें गूंज रही थी। मैंने आंख खोलकर इधर उधर देखा और नईफ सी आवाज में बोला, हम कहाँ हैं? ये कोई हॉस्पिटल मालूम होता है। टारमंडू ने बड़ी तकलीफ से कराते हुए जवाब दिया। मैं भी होले होले कराने लगा ताकि कारमंडू को मुझ पर शुबा ना होने पाए। अब इस कमबख्त मिलिट्री हॉस्पिटल से कैसे निकलेंगे? मैंने कहा। कारमंडू मेरी ये बात सुनकर एक लम्हे के लिए अपनी तकलीफ भूल गया। मिलिट्री हॉस्पिटल? उसने हैरत से कहा, ये कोई फौजी हॉस्पिटल तो हरगिज नहीं है। तुम पागल हो गए हो टारमंडू, फौजी हॉस्पिटल नहीं है तो क्या हमें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा जाएगा? मैं पागल नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी ज़हनी सलाहियतें मुतासर हुई हैं। फौजी हॉस्पिटल मुख्तलिफ होते हैं और वो देखो, पर्दों पर हॉस्पिटल का नाम कड़ा हुआ है, समारा जनरल हॉस्पिटल। मैंने टारमंडू को दिखाने के लिए सर को जुम्बश देने की कोशिश की और करा कर रह गया। कमबख्तों ने बड़ी बेदर्दी से खाल उधेड़ दी। मेरे तो सर को भी नहीं बख्शा। कमरे में एक नर्स के दाखिल होने से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ते हो गया। नर्स खासी हुसैन थी। मालूम नहीं कर्नल नोमान ने खुसूसी तौर पर इज़्माम किया था या वहाँ की सारी नर्सें ऐसी ही हुसैन थी। ताहम हुसन के मामले में इराक किसी भी तरह मिस्र और लबनान से पीछे नहीं था। तुम लोगों को होश आ गया? नर्स ने आकर कहा और साइड टेबल की तरफ बढ़ गई जहाँ कोई दवाएं रखी नजर आ रही थी। पहले उसने टारमंडू को कुछ दवाएं खिलाई, उसके बाद मेरी तरफ आ गई। ये लो, उसने 5 गोलियां मेरी तरफ बढ़ाई। इन्हें पानी के साथ निकल दो। उसने दूसरे हाथ में मौजूद पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने उठने की नाकाम कोशिश की और करा कर रह गया। लेट कर गोलियां निगलने का मुझे कोई तजर्बा नहीं। मैंने करा कर कहा और बगैर सहारे के उठकर बैठना मुमकिन नहीं नजर आता। उसने गिलास साइड टेबल पर रखा और फिर बढ़कर मुझे सहारा दिया और मैं जैसे तैसे उठकर बैठ गया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया ए हुसैन जमील खातून, मैंने गोलियां निकल कर कहा। क्या मैं तुम्हारा नाम पूछने की जिसारत कर सकता हूँ? उसने हैरत से मुझे देखा। मुझे बताया गया था कि तुम बुरी तरह जख्मी हो। उसने कहा, तो क्या एक जख्मी को ये हक भी नहीं पहुंचता कि वो किसी हुसैन खातून से उसका नाम ही मालूम कर सके? मैंने मासूमियत से कहा और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरा नाम फरगाना है। उसने एक अदा से गर्दन झटक कर कहा और कुर्सी पर बैठ गई। मेरी ड्यूटी तुम्हारे कमरे में लगाई गई है। मैं उस देखविल डॉक्टर का मशकूर हूँ, इसने तुम जैसी हुसैन नर्स की ड्यूटी मेरे पास लगाई। अब उम्मीद है मैं जल्दी सेहतयाब हो सकूंगा। तुम बड़े दिल फेंक मालूम होते हो। इतनी खराब हालत में भी रूमानी गुफ्तगू से बात नहीं आ रहा है। अगर तुम बुरा मान रही हो तो अब ऐसी कोई बात नहीं करूंगा।
पहले अपने लहजे में याजियत पैदा करते हुए कहा, अरे नहीं वो हंस पड़ी, ऐसी कोई बात नहीं। पर अपनी तारीफ सुनकर कौन सी लड़की ऐसी होगी जो खुश नहीं होगी। हाय एक ऐसी भी है। मैंने एक सरदा भर कर कहा, मैं उसके हुस्न की तारीफ करता हूँ तो जानती हो वो क्या कहती है? कहती है आपको बेवकूफ बनाने के लिए मेरे अलावा और कोई नहीं मिला। कभी कहती है आईना कभी झूठ नहीं बोलता। मैं जानती हूँ कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। फरगाना हंस रही थी। ऐसी भी लड़कियां होती हैं। उसने हंसी जब्त करने की कोशिश करते हुए कहा, जो चाहती हैं कि उनके हुस्न की तारीफ ज्यादा शद्दोमज़ से की जाए। मैंने यूं आंखें फाड़ कर फरगाना को देखा जैसे उसके तज्जिये ने मेरी आंखें खोल दी हों। लेकिन दर हकीकत मैं सोच रहा था कि वो इतनी बेतकल्फी से क्यों गुफ्तगू कर रही है। ये उसकी आदत थी या उसकी कोई खास वजह थी? बैजोगे नारमन शालूफ का रोल कर रहा था, इसलिए मुझे तो यही कुछ करना था। उसके बारे में यही मालूम हुआ था कि वो लड़कियों की मौजूदगी में कुछ ज्यादा ही चहकने का आदी है। हाय मैं बड़े जोर से कराया और फरगाना उठकर मेरी तरफ झपटी। क्या हुआ? उसने पूछा। सर में टेस उठी थी। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब ठीक हूँ। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। आपको बिल्कुल भी हरकत नहीं करनी चाहिए। उसने मुझे जलवंश की। मैं इसी हॉस्पिटल में मुलाजिम हूँ। ठीक होने के बाद मेरे हाथ से शौक फरमा लीजिएगा। तुम पहले कहाँ थी? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि लड़कियां अपनी तारीफ कराने के लिए ऐसी बातें करती हैं? मैं दिन रात उनकी तारीफ करता रहता। मेरा हाथ छोड़िए जनाब, फरगाना ने खुशगवार लहजे में कहा और मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। मालूम नहीं लड़कियां उससे नाराज क्यों हो जाती हैं। मैंने बगुमोम लहजे में कहा, तुम कौन सी मट्टी के बने हुए नारमन? डारमंडू ने हाँक लगाई। बिस्तर मर्ग पर भी नहीं सुधरोगे। मालूम नहीं भाई। मैंने ठंडी सांस ली। बिस्तर मर्ग क्या होता है मैं अभी से कैसे बता सकता हूँ। फरगाना ने भी फिर कुर्सी संभाल ली थी और हैरान कुन बात यह थी कि अब उसके चेहरे से जरा भी नाराजगी जाहिर नहीं हो रही थी। मुझे आपकी तीमारदारी करनी है, उसने कहा। अगर आपने ज्यादा मिलने जुलने की कोशिश की तो केस बिगड़ सकता है और मुझसे जवाब तलबी भी हो सकती है। ये बात तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? मैंने बड़े फुलूस से कहा। अब ठीक होने तक मैं जरा सी भी जुब्बच नहीं करूंगा। मैंने महसूस किया कि टारमंडू की पलकें बूझल हो रही हैं। फिर देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो गई। फरगाना ने उसके करीब जाकर उसे चेक किया और मेरी तरफ पलट कर बोली, यह सो चुका है। क्या इन गोलियों में ख्वाब और दवा की भी गोली शामिल थी? मैंने पूछा। जी हाँ, तकलीफ का एहसास जायल करने के लिए ख्वाब और दवा का ही सहारा लिया जाता है। लेकिन मुझे अभी तक नींद क्यों नहीं आई? दवाएं तो हम दोनों ने एक साथ ही खाई थी। आपको जो गोलियां दी गई हैं उनमें ख्वाब और गोली शामिल नहीं थी। ये तुमने बहुत अच्छा किया, मैंने खुश होकर कहा। अब हम इत्मीनान से अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकेंगे। वो सो चुके हैं जनाब, इसलिए अब इस नाटक की जरूरत नहीं रही। क्या कह रही हो? मैंने हैरान होकर कहा। कैसा नाटक और कहाँ का नाटक? मुझे कैप्टन फरगाना कहते हैं। मैं नर्स नहीं डॉक्टर हूँ और मेरा ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। मैंने कराकर उसका जुमला मुकम्मल कर दिया। ये कर्नल नामान मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। किसी रोज मालूम होगा कि खुद मेरा ताल्लुक भी मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। फरगाना हंस पड़ी। तो इसमें शुबा ही क्या है सैयदी अली? उसने शोखी से कहा। आइंदा ख्याल रखना, ख्वाह टारमंडू सोई क्यों न रहा हो, गुफ्तगू करते हुए मोहतात रहा करो। मैंने अचानक संजीदा होते हुए कहा, ठीक है जनाब, मैं ख्याल रखूंगी। फरगाना ने भी संजीदगी से जवाब दिया और मुझसे गुफ्तगू करते हुए तकल्लुफात में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मोदबाना अंदाज टारमंडू को मशगूब कर सकता है। मैं इस बात का भी ख्याल रखूंगी जनाब, फरगाना बोली। इस वक्त तो मैंने इत्मीनान कर लिया था वो वाकई गहरी नींद में है। मेरी समझ में नहीं आता कर्नल नमान को क्या हो गया है, मैंने चिढ़कर कहा। उसने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। आखिर किसी लड़की की यहाँ जरूरत ही क्या थी? फरगाना का चेहरा उतर गया। उन्होंने मुझसे कहा था जैसे ही आपको यह स्कीम बनाए मेरे जरिए उन तक इतला भिजवा दें। ठीक है, मैंने जिल्ला कर कहा। और मेरी समझ में ये भी नहीं आता कि तुम्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस में क्यों ले लिया गया है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे बेतकल्फी से गुफ्तगू करो। ओके डियर नारमन, फरगाना ने ना कर कहा। आइंदा तुम्हें इस किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। ये हुई ना बात? मैंने खुश होकर कहा। याद रखो, इंटेलिजेंस के आदमी के लिए बेहद जरूरी है कि जो कुछ उससे कहा जाए उस पर बिला तामिल अमल करे। 3 रोज बाद टारमंडू के जख्म मंदेमल होने लगे। अब उठकर कमरे में चल फिर भी सकता था। मैंने तो खैर उससे कबल ही चलना फिरना शुरू कर दिया था। फरगाना जो कि हर वक्त कमरे में मौजूद नहीं होती थी, इसलिए मैंने उसकी अदम मौजूदगी में सबसे पहला काम ये किया कि टारमंडू को दिखाने के लिए पूरी बारीक बीनी से पूरे कमरे की तलाशी ली। कहीं से कोई आला बरामद नहीं हो सका जिसकी बिना पर यह शुबा किया जा सकता कि उसके जरिए हमारी गुफ्तगू कहीं और सुनी जा सकती है। मैंने टारमंडू से कहा,
ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, तारमंडू ने कहा। मिलिट्री हॉस्पिटल होता तो यकीनन यहाँ कोई ना कोई ऐसा इंतजाम जरूर होता, फिर भी तलाशी लेना जरूरी था। मैंने कहा मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए यहाँ भी हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए कोई इंतजाम करना क्या मुश्किल था। तुमने अच्छा किया दोस्त। अब ये बताओ कि फरार होने का कोई इरादा है या नहीं। अगर हम यहाँ से फरार ना हुए तो फिर कभी फरार ना हो सकेंगे, मगर उसके लिए बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करने की जरूरत है। अभी हमारी जिस्मानी हालत इस लायक नहीं है कि हम ज्यादा जिस्मानी मेहनत कर सके, और हमें इस काबिल होने से कबल ही यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो गोया हम फरार नहीं हो सकेंगे, तारमंडू ने कदरे मायूसाना अंदाज में कहा। उसकी एक ही जरूरत है कि ठीक हो जाने के बावजूद खुद पर नकात तारी किए रखो। वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन उससे हमें फरार में क्या मदद मिलेगी, तारमुंडम ने कहा। बाहर दरवाजे पर एक आदमी हर वक्त मौजूद रहता है, मैंने जराना अंदाज में कहा। वो होता तो सादा लिबास में है, मगर मुझे यकीन है कि वो कोई फौजी है। इसके अलावा रायदारी में बदाए कोई फालतू इंतजामात नजर नहीं आते। हमें उस फौजी पर काबू पाना होगा, उसके बाद हमारी किस्मत है फरार हो गए या पकड़े गए। बहरहाल हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से तो ये बेहतर है कि किस्मत आजमाई की जाए। तारमंडू ने मेरे कहने पर अमल शुरू कर दिया। बदीद 3 रोज बाद अगरचे उसके जख्म पूरी तरह बंदेमिल हो चुके थे, लेकिन वो खुद पर नकात तारी किए रहता था। मैं तो खैर शुरू ही से अदाकारी करता रहा था। छठे रोज मैंने फरगाना के जरिए कर्नल नामान को पैगाम भिजवाया। उस रोज जब मुझे ड्रेसिंग रूम में ले जाया गया तो वहाँ कर्नल नोमान भी मौजूद था। मुझे बुलवाने का यही मतलब है ना कि तुम कोई मंसूबा बना चुके हो, कर्नल नोमान ने कहा। सुर्ख रंग की किसी कार का बंदोबस्त हो सकेगा, मैंने कर्नल नोमान से कहा। बिल्कुल हो जाएगा, कर्नल नोमान ने कहा। जाटसन 1600 की एक सुर्ख रंग की कार उम्दा हालत में मौजूद है। तो फिर मेरा मंसूबा सुन लो। कल सुबह ठीक 9 बजे फरगाना हमें कमरे में आकर इतला देगी कि आज दोपहर हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मैं उसे कमरे में बेहोश कर दूंगा। बेहोश होने से कबल वो एक हल्की सी चीख मारेगी, जिसे सुनकर दरवाजे पर मुतय्यन शख्स दरवाजा खोलकर अंदर झांकेगा। मैं उसे अंदर खींच लूंगा। उससे कह देना कि वो जरा सी भी मुजामत ना करे और मेरा पहला हाथ खाते ही बेहोश हो जाए। फरगाना के कमरे में दाखिल होने से फौजी के बेहोश होने तक ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट सरफ होने चाहिए। इस दौरान रायदारी खाली रहनी चाहिए, क्योंकि फिर मैं और टारवंडू कमरे से निकलकर स्टोर की तरफ जाएंगे। उस वक्त वहाँ स्टोर कीपर के अलावा किसी और को मौजूद नहीं होना चाहिए। मैं उसे भी बेहोश कर दूंगा और 2 अदद डॉक्टर के पहनने वाले सफेद कोट हासिल करके एक मैं पहनूंगा और दूसरा टारमंडू को पहनाकर सीधा लिफ्ट की तरफ जाऊंगा। लिफ्ट भी हमें रुकी हुई मिलेगी और हम लिफ्ट के जरिए नीचे उतरकर हॉस्पिटल के दाखिली दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। चूंकि हम डॉक्टरों वाले सफेद कोटों में होंगे, इसलिए कोई हम पर खुसूसियत से तवज्जो नहीं देगा। इस पूरे अमल में ठीक 5 मिनट सरफ होने चाहिए। ज्यादा 9:05 पर हमें हॉस्पिटल के दरवाजे पर सुर्ख रंग की डटसन से एक नौजवान उतरता हुआ नजर आएगा, जो खासा आवाज भागता होगा, इसलिए कि उसके साथ कोई मरीज होगा जिसकी खराब हालत की वजह से वो इतना बुखलाया हुआ होगा। और कार से चाबियां निकालना तो कुजा, कार का इंजन तक बंद करना भूल जाएगा। हम उसकी बदहवासी से फायदा उठाकर उसकी कार लेकर फरार हो जाएंगे। ये सारे काम तो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो जाएंगे, कर्नल नोमान ने कहा। लेकिन अगर तुम्हारा ताकुम ना किया गया तो क्या यह मुनासिब होगा? कतई नामुनासिब होगा। मैं मुस्कुराया। इस एक आदमी के अलावा जो हमारे दरवाजे पर मुतय्यन है, और भी लोग हमारी निगरानी के लिए मौजूद होने चाहिए, मगर हमारे उलिये की वजह से वो धोखा खा जाएंगे। लेकिन हॉस्पिटल के कंपाउंड में जो फौजी जीप मौजूद है, कंपाउंड में तो कोई फौजी जीप नहीं। कर्नल ने मेरी बात काट दी। नहीं है तो हो जाएगी, तुम इतनी जल्दी घबरा क्यों जाते हो? हाँ, अगर उस जीप ने हमारा ताकुब ना किया तो मजा नहीं आएगा। अगर कहो तो कार पर फायरिंग भी करा दूं, कर्नल ने हंस कर कहा। वो तो करानी ही पड़ेगी, वरना फायदा ही क्या होगा। लेकिन जरा संभल के, कहीं कार का टायर फ्लैट ना कर देना। तुम क्या समझते हो? कर्नल ने बुरा मान कर कहा। फायरिंग करने वाले फौजी होंगे, कोई अनाड़ी निशानेबाज नहीं होंगे। अगले रोज मैं ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार था। टारमंडू अलबत्ता बेखबर था। उसे क्या मालूम था कि चंद लम्हों बाद क्या होने वाला है। गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान मैंने बातों बातों में उससे इंतहाई कीमती मालूमात हासिल कर ली थी। वो मेरी इस जान से में आ गया था कि सर पर लगने वाली चोट की वजह से मेरी यादाश्त मुतासर हुई है। प्रोग्राम के मुताबिक ठीक 9 बजे कमरे का दरवाजा खुला और फरगाना अंदर दाखिल हुई। आज दोपहर तुम दोनों डिस्चार्ज कर दिए जाओगे, उसने आते ही कहा। मैं बेड से यूं उठा जैसे खुशी का इजहार मकसूद हो।
मगर मैंने तेजी से चिपट कर उसकी कनपट्टी पर एक हाथ रसीद कर दिया। मैंने ख्याल रखा था कि उसे ज्यादा चोट न आने पाए। फरगाना के मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो लहराती हुई फर्श पर देर हो गई। चारमंडू बुखला कर उठ बैठा। ये तुमने क्या किया? उसने खिलखिला कर कहा, मगर मैंने ऊँटों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। अगले ही लम्हे कमरे का दरवाजा एक बार फिर खुला और दरवाजे पर मुतय्यन शख्स ने कमरे के अंदर झांका। इन्हें मालूम नहीं क्या हो गया जनाब। मैंने इंतहाई बुगलाहट का मुजाहरा करते हुए था और वो शख्स भी घबराहट का मुजाहरा करते हुए कमरे के अंदर दाखिल होकर फरगाना पर झुक गया। मैंने एक लम्हा भी जाया किए बगैर उसकी गुद्दी पर तबे आजमाई कर डाली। ये ज़रब भी ऐसी नहीं थी जिससे वो बेहोश होता, मगर वो फौरन बेहोश हो गया। चलो जल्दी करो, मैंने टारमंडू का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। अगर हम इस मौके से फायदा ना उठा सके तो कभी फरार नहीं हो सकेंगे। टारमंडू वो फौरन ही अकल आ गई और उसने मजीद हैरान होने का प्रोग्राम मुलतवी करते हुए मेरा साथ देने का फैसला कर लिया। कमरे के दरवाजे पर रुककर मैंने राहदारी में झांकने की अदाकारी की। मुझे तो पहले ही मालूम था कि वहाँ कोई नहीं होगा। फिर मैंने टारमंडू को अपने साथ आने का इशारा किया। वो किसी मामूल की तरह मेरे साथ चल रहा था। बेलाडो का स्टोर की तरफ था। स्टोर कीपर को कुछ समय ने सोचने की मोहलत ही नहीं मिल सकी। वो चूंकि सिविलियन आदमी था, इसलिए उसे बेहोश करना मेरे लिए कोई मसला साबित नहीं हुआ। उसे बेहोश करते ही मैंने बड़ी बर्क रफ्तारी से 2-3 अलमारियां खोली। ये हरकत मैंने टारमंडू को दिखाने के लिए की थी। आखिर जो थी अलमारी में मुझे सफेद रंग के कोट मिल गए। मैंने तेजी से 2 कोट निकाले और एक टारमंडू की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जल्दी से ये कोट पहन लो। टारमंडू ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया। फिर हम दोनों कोट पहनकर दोबारा राहदारी में निकल आए। तुम्हारे किसी अंदाज से उजरत या घबराहट जाहिर न होने पाए, मैंने टारमंडू से कहा और उसने इस बात में सर हिला दिया। राहदारी में अब भी कोई नहीं था। फिर भी हम आम रफ्तार से चलते हुए लिफ्ट तक आए जो वहाँ मौजूद थी। हम दोनों लिफ्ट में दाखिल हुए और मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट के बाहर निकलते ही मुझे अपनी मतलूबा कार दिखाई देगी। चूंकि प्रोग्राम मेरे इल्म में था, इसलिए मैंने महसूस किया कि सुर्ख कार वहाँ पहले से मौजूद थी और लिफ्ट का दरवाजा खुलते देखकर कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा नौजवान हरकत में आ गया था। टारमंडू चूंकि इस बात से वाकिफ नहीं था, इसलिए वो ये बात नोट नहीं कर सकता था। वो मोहतात अंदाज में इतराफ का जायजा ले रहा था। इधर उधर देखे बगैर सीधे बाहर निकल चलो, मैंने टारमंडू से कहा और वो फौरन ही संभल गया। कार वाला नौजवान अपनी साथी नौजवान लड़की को सहारा देकर सीढ़ियों से ऊपर ला रहा था। कार उससे महज चंद कदम के फासले पर थी और उसके अगले दोनों दरवाजे खुले हुए थे। उस सुर्ख कार में बैठ जाओ, मैंने धीमी आवाज में टारमंडू से कहा। मैं ड्राइविंग सीट संभालता हूँ। हमने कोशिश की थी कि हमारे किसी अंदाज से उजलत जाहिर न होने पाए, लेकिन कार तक पहुंचने के बाद हमने हर एहतियात बालाए ताक रख दी। टारमंडू भी चिपट कर कार में सवार हुआ था और मैंने भी उस तेजी का मुजाहरा करते हुए कार न सिर्फ स्टार्ट कर दी थी बल्कि उसे गियर में डालकर आगे भी बढ़ा दिया था। मेरी कार! मैंने एकदम से नौजवान के चीखने की आवाज सुनी, मगर वो सुनने का नहीं, अमल करने का वक्त था। मुझे मालूम था कि अभी फौजी गाड़ियां हमारा ताकुब शुरू कर देंगी। हॉस्पिटल के आते से बाहर निकलते वक्त टारमंडू ने बदवासी से कहा, एक फौजी जीप में स्टार्ट होकर हमारे करीब आ रही है, परवाह मत करो। मैं नारमन शलूफ की आवाज में घुराया, कार की टंकी फुल है, मैं देखूंगा वो कितने माहिर है। आते के गेट से निकलते ही मैंने कार को सड़क पर बाईं जानिब मोड़ दिया। तेज रफ्तारी के बायस कार के टायरों से तेज आवाजें खारिज हुई थी और राहगीर पलट पलट कर हमारी कार की तरफ देखने लगे थे। अच्छी बात यह थी कि हॉस्पिटल शहर के मरकज में वाक़ई नहीं था, वरना सड़कों पर ट्रैफिक के हुजूम में तेज रफ्तारी से कार चलाना मुमकिन न रह जाता। पहले भी कार को बाईं जानिब इसलिए मोड़ा था कि सड़क बसरा के मुजाफात की तरफ जाती थी। अगर मैं बराह रास्त आर्थर के दफ्तर का रुख करता तो ट्रैफिक के सैलाब में फंस कर रह जाता। एक्सीलेटर पर मेरे पैर का दबाव बढ़ता ही चला जा रहा था और उसी मुनासिबत से कार की रफ्तार में भी इजाफा हो रहा था। सड़क से ज्यादा मेरी नजरें अकब नमा आईने पर मरकूज थी। फौजी जीप काफी फासले पर थी और ये फासला बरकरार था। मेरे रफ्तार बढ़ाने के बावजूद उस फासले में कमी वाकई नहीं हुई थी। उस जीप से पीछा छुड़ाना बहुत जरूरी है नारमन, टारमंडू ने पलट कर देखते हुए कहा। तुम देख रहे हो स्पीड मीटर की सुई 90 के हिस्से पर लड़द रही है, इससे ज्यादा रफ्तार बढ़ाना मुमकिन नहीं है, मैंने जवाब दिया। अगर सीधी सड़क पर सफर करते रहे तो कभी इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे, टारमंडू बोला। मुझे एहसास है टारमंडू, मगर इस रफ्तार पर कार मोड़ने का तस्व्वुर भी नहीं किया जा सकता।
कार तो मोड़नी ही पड़ेगी वरना हम बुरी तरह फंस जाएंगे। ख्याल है कि उनके पास वायरलेस भी होगा। मुझे एक मोड़ नजर आया और मैंने कार के ब्रेक पर पैर रख दिया। रुकते रुकते कार कोई 20 गज का फासला तय कर चुकी थी। कारमंडू पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ था कि फिर जख्मी हो गया। उसका सर बड़े जोर से डैशबोर्ड से टकराया था, मगर मुझे इतनी फुर्सत कहाँ थी कि इन छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दे सकता। कारमंडू शायद इजाज करता, मगर उसी लम्हे हम पर फायरिंग शुरू हो गई। ब्रेक लगाने से कार और जीप का दरमियानी फासला कम हुआ था और इसी दौरान हम पर फायरिंग शुरू हो गई थी। मैंने एक लम्हा जाया कि ये बगैर कार को दाईं जानिब मोड़ दिया। ये एक मुजाफाती बस्ती थी। कार गोली की तेजी से उस बस्ती में दाखिल हो गई, मगर इससे तबली कई गोलियां कार की बॉडी में दंस चुकी थी। आज इन लोगों से बचकर निकलना नामुमकिन लगता है। टारमंडू बुड़बुड़ाया। मैंने टारमंडू को कोई जवाब दिए बगैर कार दाईं हाथ पर नजर आने वाली सड़क पर मोड़ दी। उस सड़क पर मुड़ते हुए मुझे अकमनमा आईने में फौजी जीप की एक झलक दिखाई दी थी और मुझे यकीन था कि अगर उन्होंने हमारी कार को ना देखा हो तब भी हम तक पहुंच जाएंगे। गर्द के उड़ते बादल उनकी रहनुमाई करने को मौजूद थे। इस बस्ती में सड़कों के करीब करीब मोड़ थे और मैं नजर आने वाले हर मोड़ पर कार को मोड़ देता था। मोड़ काटते वक्त भी मैं रफ्तार ज्यादा कम नहीं करता था। कई बार कार उलटते उलटते बची थी और इस बचत में मेरी महारत को बड़ा दखल था। चंद मिनट के अंदर अंदर बस्ती में खौफ व इराज फैल गया था। तूफानी रफ्तार से दौड़ती हुई एक सुर्ख रंग की कार और उसका ताकुब करती हुई फौजी जीप खौफ व इराज फैलाने का सबब बनी होगी। फौजी जीप अगरचे बहुत पीछे रह गई थी, मगर अभी उससे खतरा दरपेश था। चुनाचे मैंने दोबारा मरकजी सड़क पर निकलने का फैसला कर लिया। मुझे अंदाजा था कि कौन से मोड़ के जरिए मैं मरकजी सड़क तक पहुंच सकूंगा, इसलिए मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई और मैं दोबारा मरकजी सड़क पर पहुंच गया। हम वापसी का सफर कर रहे थे। रफ्तार बढ़ाओ नारमन, टारमंडू ने मुड़कर देखते हुए कहा, वरना ये मौका भी जाया हो जाएगा। हम उन्हें अपने अकब से झटक चुके हैं और कार की रफ्तार में इससे ज्यादा इजाफा करना मुमकिन नहीं है। वो देखो, एक मोड़ आ रहा है। टारमंडू चीखा, रफ्तार आहिस्ता करके उधर मुड़ जाओ, फिर हम महफूज हो जाएंगे। वो ठीक ही कह रहा था। मैंने उसके कहने पर अमल किया और कार मोड़ ली। ये ऊंची तबके की आबादी वाला इलाका था और यहाँ हम महफूज तरीके से दाखिल हुए थे, यानी अब फौजी जीप हमारे ताकुब में नहीं रही थी। उनके लिए हमें दोबारा तलाश करना आसान भी नहीं था। अब इस कार से पीछा छुड़ाने की कोशिश करो, टारमंडू ने तेजी से कहा। इस वक्त पूरे बसरा में इंटेलिजेंस वाले सुर्ख कार की बू सूंघते फिर रहे होंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इस कार से कैसे जान छुड़ाई जाए। मैंने कहा और फिर फौरन ही मुझे एक तदबीर सूझ गई। मैंने अपने अकम में एक सफेद रंग की कार आते देखी थी, जिसमें ड्राइविंग सीट पर एक अधेड़ उम्र शख्स के सिवा और कोई नहीं था। मैंने खिड़की से बाहर हाथ निकालकर उसे कार रोकने का इशारा किया। ये क्या कर रहे हो? टारमंडू ने हैरत से पूछा। खुद ही तो कह रहे थे कार से पीछा छुड़ाने की कोशिश करो। अब हम इस शरीफ आदमी की कार में सफर करेंगे, आओ। उस शख्स ने कार रोक दी थी। वाकई वो कोई शरीफ आदमी ही था। मैंने सुर्ख कार से उतरते वक्त इंजन तो बंद कर दिया था, मगर चाबियां इग्निशन में ही लगी रहने दी थी। कार के दरवाजे अलबत्ता लॉक कर दिए थे। मैं और टारमंडू सफेद कार की तरफ बढ़े। कार के नजदीक पहुंचकर मैं ड्राइविंग सीट वाली खिड़की पर झुका। आपसे एक पता मालूम करना है, मैंने एक हाथ कोट की जेब में डालते हुए कहा। मगर इसी असना में दूसरे हाथ से मैंने ड्राइविंग सीट वाला दरवाजा खोल दिया था। वो हमारे उलियत देखकर पहले ही हैरान हो रहा था। मेरी सरकत पर वो खौफजदा भी हो गया। तुमने दरवाजा क्यों खोला है? उसने खौफजदा लहजे में कहा। क्या चाहते हो तुम? डरने की जरूरत नहीं, मैंने नरम लहजे में कहा। अगर तुमने हमसे ताउन किया तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतनी देर में टारमंडू दूसरी तरफ से दरवाजा खोलकर उसके बराबर वाली निशस्त संभाल चुका था। उस शख्स को अंदाजा हो गया कि अगर उसने हमारे कहने के खिलाफ कोई हरकत की तो उसे नुकसान उठाना पड़ जाएगा। चुनाचे वो चुपचाप कार से उतर आया। मेरे पास ज्यादा रकम नहीं है, उसने सहमे हुए अंदाज में कहा। हम लुटेरे नहीं हैं। मैंने उसके लिए अकबी नशिस्त का दरवाजा खोलते हुए कहा। एक मजबूरी की वजह से थोड़ी देर के लिए तुम्हारी कार इस्तेमाल करना चाहते हैं। यकीन करो तुम्हें कोई गिरन नहीं पहुंचेगा। मेरे इशारे पर वो अकबी नशिस्त पर बैठ गया। मैंने भी उसके साथ ही अकबी नशिस्त संभाल ली थी। यहाँ से आगे तुम ड्राइविंग करोगे, मैंने टारमंडू से कहा और वो इस बात में सर हिलाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? कार वाला फिर बोला। मैं एक जरूरी काम से जा रहा था। मैंने उसे जवाब देने की जहमत किए बगैर उसकी गुद्दी पर
एक जच्चा तला हाथ रसीद कर दिया और वो पिछली सीट पर देर हो गया। 2 घंटे से कबल इसी होश नहीं आना चाहिए था। इसे तो मैंने बेहोश कर दिया है। मैंने टारमंडू से कहा, अब सीधे आर्थर की तरफ निकल चलो ताकि हम मिलिट्री इंटेलिजेंस की तस्तबुर से महफूज हो जाएं। आधे घंटे बाद टारमंडू ने बंदरगाह के इलाके के नजदीक एक मसरूफ शायरा पर कार पार कर दी और पलटकर मेरी तरफ देखने लगा। सोचने समझने का वक्त नहीं है, मैंने कहा, बस तेजी से निकल चलो। मैं सोच रहा हूँ कि क्या आर्थर के पास इस तरह चले जाना मुनासिब होगा। चलो मिठाई के डिब्बे लेकर जाएं या ढोल ताशे पीटते हुए जाएं। मैंने बिना कर कहा, तुम समझे नहीं, हमारे लिए मुनासिब नहीं है और फिर हम फरार होकर आए हैं। रही फरार की बात तो बाद में तुम कहोगे, चूंकि हम फरार हुए हैं इसलिए हमें इजराइल भी नहीं जाना चाहिए। तुम उसके इख्तियारात से वाकिफ हो, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। टारमंडू ने मायूसी से कहा, खैर चलो, जो अजर भी होगा दोनों का एक साथ ही होगा। आर्थर के इख्तियारात के बारे में मैं सुनकर चौंक पड़ा था। उस बारे में टारमंडू से पहले गुफ्तगू नहीं हुई थी, इसलिए मुझे कुछ मालूम नहीं था। अब इस मौके पर उससे कुछ पूछा नहीं जा सकता था। किसी भी मामले में उससे बराह रास्त सवाल करना खतरनाक साबित हो सकता था। आर्थर के बारे में अब तक मेरा तसव्वुर यही था कि वो यहूदी एजेंटों को सहूलत फराहम करता है। ऐसे शख्स के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि उसके कुछ इख्तियारात भी होंगे। मैं उलझन में गिरफ्तार हो गया, मगर खामोशी से टारमंडू के साथ चलता रहा। हम पुरानी तर्ज की एक बिल्डिंग में दाखिल हुए जो काफी हद तक बोसीदा हो चुकी थी। अगर पत्थरों की बनी हुई ना होती तो कब की जमीन बोस हो चुकी होती। उसकी सीढ़ियां भी लकड़ी की थी। कुल 4 मंजिला इमारत थी और उसमें ज्यादातर शिपिंग कंपनियों के दफातर ही वाक़ थे। 24 जीनों पर सफर करके हम दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। जीनों की तरह रायदारी भी नीम तारीख थी। एक कोने पर आर्थर एंड कंपनी का बोर्ड नजर आ रहा था। हम उस ऑफिस में दाखिल हो गए। अंदर का माहौल बाहर के माहौल से खासा मुख्तलिफ था। यहाँ तारीकी और सीलन का एहसास नहीं होता था। ऑफिस में रोशनी का माकूल इंतजाम मौजूद था। चांद कैमर बने हुए थे, जिनमें से एक निस्बतन बड़े कैबर पर आर्थर की नेम प्लेट लगी हुई थी। कैबर के बाहर एक काउंटर के हकम में एक सफेद वाम लड़की किसी रजिस्टर पर सर झुकाए हिसाब किताब में मसरूफ थी। टारमंडू सीधा उस तरफ बढ़ता चला गया और लड़की ने किसी की मौजूदगी को महसूस कर सर उठाया और मैंने महसूस कर लिया कि हमें देखकर वो चौंक पड़ी है, मगर उसने बड़ी तेजी से खुद को संभाल लिया और इस्तकबालिया मुस्कुराहट होंठों पर सजाए हुए बोली, फरमाइए जनाब, हमारे लायक कोई खिदमत है? मुझे फिजाई रास्ते से कुछ फल एक्सपोर्ट करने हैं। टारमंडू ने कहा, मुझे मालूम था कि ये कोड वर्ड हैं जो सिर्फ आर्थर के लिए मखसूस हैं। जो भी यहूदी एजेंट यहाँ आता था उसे अपनी शिनाख्त कराने के लिए यही जुमले दोहराने पड़ते थे। वह और टारमंडू चूंकि पुरस्रार तरीके से काफी अरसा गायब रहे थे, इसलिए ये कोड वर्ड दोहराए बगैर हम पर यकीन नहीं किया जा सकता था। इसके लिए तो आपको किसी एयरलाइन के किसी ऑफिस से रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये तो शिपिंग एजेंसी है। वो तो ठीक है, लेकिन फल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। मैं उन्हें उस रास्ते से नहीं भिजवा सकता। हम आपके लिए एक्सप्रेस सर्विस का बंदोबस्त कर सकते हैं जनाब, लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है, वो जहाज बुक कर दो, टारमंडू ने कहा और उसके साथ ही उसकी शिनाख्त का मरहला खत्म हो गया। मिस्टर आर्थर मसरूफ हैं जनाब, ताम मुझे यकीन है कि आपकी आमद की इत्तला सुनकर वो अपनी मसरूफियात तरक कर देंगे, लड़की ने कहा और इंटरकॉम पर आर्थर को हम दोनों के बारे में बता दिया। हमें फौरन ही अंदर तलब कर लिया गया था। आर्थर एक लईम शहीम आदमी साबित हुआ। वो एक बड़ी सी मेज के हकम में रिवॉल्विंग चेयर पर बुराजमान था। हमारे अंदर दाखिल होने पर उसने सर से पैर तक हम दोनों का जायजा लिया। मैंने महसूस किया कि टारमंडू खासा नर्वस हो गया है। उसकी देखा देखी मुझे भी थोड़ा बहुत नर्वस होना पड़ा। चंद लम्हों बाद आर्थर के हल्क से घर्राहट खारिज हुई। तुम दोनों कहाँ मर गए थे? हम दोनों पकड़ दिए गए थे जनाब, टारमंडू ने कहा। उसका लहजा खुशामदाना था। मैं खामोश था, मगर मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया था। हम दोनों खड़े हुए थे और आर्थर ने अभी तक हमसे बैठने को नहीं कहा था। कैसे पकड़ लिए गए थे? किसने पकड़ लिया था? आर्थर ने तहमकाना अंदाज में पूछा। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पकड़ दिया था, दफादन मैंने कहा और आगे बढ़कर एक कुर्सी पर बैठ गया। आर्थर ने वसीले अंदाज से मुझे देखा। तुम उनकी कैद से फरार कैसे हो गए? और अगर फरार हो ही गए तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और अगर आ ही गए थे तो मेरी बगैर इजाजत है इस कुर्सी पर कैसे बैठे? बैठने का सबब यह है कि हम मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेहमान नहीं थे, उनकी कैद में थे। हम पर जो तशद्दुद किया गया उसकी वजह से हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। अभी हमें मजीद इलाज की जरूरत थी, लेकिन चूंकि हमें आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाना था, इसलिए हमें अफरा तफरी में हॉस्पिटल से फरार होना पड़ा। और यहाँ आने की वजह यह है कि हमें फुल तौर पर पनाहगाह की जरूरत थी, ऐसी पनाहगाह जहाँ
इंटेलिजेंस वाले हमें तलाश न कर सके। हमने पहले उन्हें अपने ताकुम से झटका, फिर यहाँ आए थे। हमें इस साल में भी तुम्हारे तहफ्फुज़ की फिक्र थी। आर्थर ने मुझे बड़े गौर से देखा, फिर टारमंडू से बोला, बैठ जाओ। इस बार उसका लहजा निस्बतन नरम था। तुम्हारा तीसरा सवाल कि हम पकड़े किस तरह गए थे, इसका सही जवाब तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले ही दे सकते हैं। उन्हें हमारे बारे में किस तरह इल्म हुआ और वो किस तरह हम तक पहुंचे, लेकिन ये बात तो तय है कि मुखबरी जरूर हुई है। अरे ये कोई इत्तेफाक था तो हम दोनों के साथ ही क्यों पेश आया, जबकि हम दोनों खुद ही एक दूसरे के बारे में बेखबर थे। टारमंडू ने सर को इस बाती जुब्बश देकर बुश से मुत्तफिक होने का इजहार किया। तुम्हारे ख्याल में ये मुखबरी कौन कर सकता है? आर्थर ने बुश से पूछा। वो आहिस्ता आहिस्ता राय रास पर आ रहा था। ये मालूम करना मेरा काम नहीं है, ताम वो जो शख्स भी है हम में से ही है, या मेरी इराक का कोई एजेंट या तो हमारे दरमियान मौजूद है या फिर हमसे या हमारे किसी आदमी से इतना करीब है कि उस तक सारी इतलात पहुंच जाती है और वो इराकी हुकाम को उनसे मुतला कर देता है। इस मामले पर सोचना पड़ेगा, आर्थर ने कहा। उसके लहजे में तशवीश थी। लेकिन मैं 10 साल से यहाँ हूँ। इसी दौरान बहुत से एजेंट आए और गए, कभी कोई नहीं पकड़ा गया। ये पहला वाकया था। उससे मेरे नजरिए को तकवीयत मिस भी है। ये बात नहीं मानी जा सकती कि यहाँ की मिलिट्री इंटेलिजेंस अचानक इतनी फाल हो गई हो कि उनकी कारकर्दगी के हकम में मुखबरी का ताकतवर मुहर्रक जरूर मौजूद है। ये कैसे तय होगा कि वो मुखबर यहाँ मौजूद है या इसराइल में है? आर्थर ने कहा। ये तय करने के लिए तुम्हें मेरे चंद सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैंने कहा, पूछो। जब हम गिरफ्तार हुए उस वक्त और उस वक्त से लेकर आज तक हम दोनों के अलावा यहाँ और कितने एजेंट थे या हैं? बसरा में तुम दोनों के अलावा और कोई एजेंट नहीं था और ना अब तक किसी और को भेजा गया है। ठीक है, मैंने सारी लाया। बसरा के अलावा इराक के और शहरों में भी तो हमारे एजेंट सरगर्म अमल होंगे। हाँ, आर्थर ने जवाब दिया। कई शहरों में हमारे एजेंट मौजूद हैं। उनमें गिरफ्तार होने वालों का तनाजुम क्या है? मैंने सवाल किया और अपने सवाल का जवाब आर्थर के चेहरे पर पढ़ दिया। गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान इराक में हमारे 6 एजेंट पकड़े गए। आर्थर ने परेशानी से कहा, उनमें से 2 तुम हो। इसका मतलब हुआ कि जो शख्स भी मुखबर है वो बसरे में ही मौजूद है। मैंने फातिहाना अंदाज में कहा, अगले इसराइल में होता तो इराक में मौजूद हमारे तमाम एजेंट खतरे में पड़ जाते। बेला मकसद आर्थर को परेशान करना था, जिसमें मैं कामयाब रहा था। आर्थर कुर्सी से उठकर टहलने लगा। साफ जाहिर था कि अगर बसरे में कोई शख्स मुखबर है तो ज्यादा इम्कान यही था कि वो आर्थर के आदमियों में से ही कोई हो सकता है, और अगर ऐसा था तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी आर्थर पर होती। मैंने अपने सफेद कोट के बटन खोले तो दवदन आर्थर की निगाह उन पट्टियों पर पड़ गई जो मेरे जिस्म पर बंधी हुई थी। ओह, तो तुम जख्मी हो? सबसे पहले तो तुम्हारी ड्रेसिंग करने की जरूरत है। चलो। मैं सन्नाटे में आ गया। भला मैं ड्रेसिंग कैसे करा सकता था? बैबू जख्मी तो था नहीं। अगर मैं ड्रेसिंग करवाने जाता तो पोल खुल जाता। बेरवीन इस मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकलने के लिए बहुत तेजी से काम करने लगा। ख्यालात बहुत तेजी से मेरे ज़हन से गुजर रहे थे, मगर ये वक्त ऐसा नहीं था कि मैं ज्यादा सोच विचार करता। मुझे कुछ ना कुछ करना था और जल्दी कहना था, वरना मुझे ड्रेसिंग के लिए ले जाया जाता। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि इस कदर जल्द मुझे ऐसे किसी इम्तिहान से गुजरना पड़ जाएगा। ये तो तयशुदा बात थी कि मुझे ऐसी किसी सूरत-ए-हाल से लाजमन 2-4 होना था, मगर मैंने सोचा भी नहीं था कि वो वक्त बिल्कुल इब्तिदा में भी आ सकता है। टारमंडू की फिक्र करो, मेरे मुंह से ये अल्फाज बेइख्तियारी के आलम में निकले थे। मेरे जख्म तो किसी हद तक मंदेमल भी हो चुके हैं, लेकिन इसे तो फौरी तवज्जो की जरूरत है। आर्थर की निगाह का जाविया तब्दील हो गया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया था? चलो जल्दी से उठो, उसने टारमंडू से कहा और इंटरकॉम पर अपनी सेक्रेटरी को तलब करके टारमंडू की बैंडेज कराने को कहा। सेक्रेटरी उसे लेकर कैबिन से बाहर चली गई। आर्थर मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। तुमने तो मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया है, उसने मुतफिकराना लहजे में कहा। आखिर वो कौन शख्स हो सकता है जो मुखबरी कर रहा है? अपने आदमियों को चेक करो आर्थर, मुखबर कहीं आसमान से तो नहीं टपकते। मेरे लहजे में खफीफ सा तन था जिसे शायद उसने नजरअंदाज कर दिया, या मुमकिन है महसूस ही ना किया हो। मुझे अपने लोगों पर एतमाद है, कोई एक ऐसा भी नहीं है जिस पर सियासी मफादात से गद्दारी का शुबा भी किया जा सके। तुम जानो, मैंने बेपरवाही से कहा। वैसे हम दोनों के बैक वक्त गिरफ्तार होने पर हेडक्वार्टर तुमसे बाज़-बुरस जरूर करेगा। मेरी परेशानी की असल वजह तो यही है। वैसे भी इस वक्त इसराइल में तहलका मचा हुआ है। क्यों? मैंने चौंक कर कहा। इसराइल पर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी? तुम्हें मालूम नहीं होगा, इसलिए कि जब ये सानिया हुआ उस वक्त तुम इराक में थे। आर्थर बोला। एल-आर के 2 कांकरेड तैयारे अगवा हो गए। क्या कह रहे हो? मैंने अपने लहजे में तैयर पैदा करते हुए कहा। हमारी सिक्योरिटी तो बहुत मजबूत है। हमारा ये गुमान चिकना चूर हो चुका है। दोनों तैयारों के लिए गैर मामूली हिफाजती इंतजामात किए गए थे, मगर उसके बावजूद उन्हें निहायत कामयाबी से अगवा कर लिया गया। यकीन नहीं आता, मैं बुड़बड़ाया।
ताहम अगर ये हो चुका है तो मुस्तकबिल के लिए हमें बहुत कुछ सोचना होगा। हाई कमान सोच रही है, आर्थर बोला। फलस्तीनी गोरिल्ले बहुत मुनज़्ज़म हो चुके हैं, हमारी तवक्कुआत से भी बहुत ज्यादा। दोनों जहाजों में से एक को तो उन्होंने फिजा में ही तबाह कर दिया था और दूसरे का कोई सुराग नहीं मिल सका। हालांकि उसकी तलाशी के लिए हमने अमेरिका के मसनूई शरारे तक की मदद ली थी। अब हम ये फर्ज करने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने दूसरा कांकरेड भी तबाह कर दिया होगा, वरना उसका कोई सुराग तो जरूर मिलता। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मेरे सामने बैठा हुआ नफरत अंगेज यहूदी अपनी शिकस्त का एतराफ कर रहा था। मैंने तंजीम आजादी फलस्तीन के मतवालों के साथ मिलकर ताज़िब यहूदियों बल्कि उनके सरपरस्त आला अमेरिका को भी शिकस्त से फाश दी थी अपनी तमाम तर तरक्की और जदीद तरीन वसाइल बरवेकार लाने के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत एक बेसरो सामान तंजीम के मुकाबले में हार गई थी। उनकी इस शिकस्त में सऊदी अरब का भी नुमाया हिस्सा था। हुकूमत इराक की दरख्वास्त पर उन्होंने उन तैयारों का जिक्र किसी से नहीं किया था कि उनकी फिदाई उरूज से गुजरकर इराक की तरफ गए थे। हम मवाक सियारों की जाल से तो नहीं बच सके थे, मगर इस्लामी यटगियादी सुरखरू होकर उभरी थी और यहूदी दुनिया चक मार कर रह गई थी। आर्थर मुझे त्यारों के अगवा की तफसीलात बता रहा था, मगर मैं उसकी बातें तवज्जो से नहीं सुन रहा था, इसलिए कि मैं उन तमाम बातों से पहले ही से वाकिफ था। इसी दौरान तारमंडू वापस आ गया और आर्थर ने उसे भी इन तफसीलात से आगाह किया जो वो पहले ही मेरे गोश गुदार कर चुका था। सर, आर्थर की सेक्रेटरी ने कहा, मिस्टर नॉर्मन की बैंडेज अभी होना बाकी है। हाँ, आर्थर चौंक कर बोला, जाओ तुम भी बैंडेज तब्दील करा लो। मुझे बातों के दौरान ख्याल ही नहीं रहा था। मैं एक बार फिर मखमसे में फंस गया। इस वक्त ऐसी पोजीशन नहीं थी कि मैं किसी डॉक्टर का सामना कर पाता। दूसरी तरफ आर्थर और उसकी सेक्रेटरी मुझे मुतवक्को निगाहों से देख रहे थे। वो मेरे उठने के मुंतजिर थे, मगर मैं ना तो उठने के मूड में था और ना इसका मुतहम्मिल हो सकता था। वजह यही थी कि मैं जख्मी नहीं था और मरहम पट्टी के दौरान पोल खुलना लाजमी था। मरहम पट्टी से ज्यादा मुझे ये फिक्र खाए जा रही थी कि हम इराक से किस तरह निकलेंगे। मैंने कहा, ये सोचना मेरा काम है। आर्थर संजीदगी से बोला, तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारा काम है। ठीक है, मैंने सारी लाया, मगर मैं अपनी सलामती की फिक्र सबसे पहले करता हूँ। तुम्हारी सलामती को क्या खतरा लाक है? आर्थर ने हैरत से कहा, इराकी इंटेलिजेंस को धोखा देकर निकल आने के बाद अब तुम बिल्कुल महफूज हो। इससे भी ज्यादा महफूज हम उस वक्त थे जब अपने मिशन पर इराक आए थे। मैंने तंजिया रहते में कहा, लेकिन अंजाम क्या हुआ?